an object of mass 5 kg fall from rest through a vertical distance 20 meter and attain a velocity of 10 meter per second. How much work done by air resistance on the object? Okay, so tell me the answer. Okay, सभी ट्राई करिए. 250. Okay. 750 आ सकता है. 750. Yes, 750 is -750 is correct answer. Yes, -750 is correct answer. Yes, -750 is correct answer. So how you solve? ना ना -750 आ रहा सबका? Yes, sir. ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे इसने बोला है एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg fall from height. ओके, कुछ हाइट से इसको हम लोग गिरा रहे हैं. ठीक है, कन्या बच्चा है बुद्धिहीन. तो 5 kg हो गया. तो अब ये क्या बोल रहा है कि 5 kg जब ये यहाँ पे पहुंचता है, कुछ डिस्टेंस यहाँ से नीचे पहुंचता है, तो इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 10 मीटर पर सेकंड जाती है. ठीक है, तो और ये कितना डिस्टेंस यहाँ से आता है नीचे? 20 मीटर आता है. करेक्ट. तो मैंने उस दिन बताया था आपको कि वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्स दैट इक्वल टू व्हाट? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. यस. तो यहाँ पे देखिए इस वाले बॉल के ऊपर नीचे की तरफ पहले देखोगे कौन कौन सा फोर्स इस पे लग रहा है. तो एक लग रहा है mg. ठीक है जी. यस. और दूसरा क्या होगा कि जब ये नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा तो इस पे एयर जो है वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, है ना. एन नहीं, एन तो हो गया जब सरफेस के कांटेक्ट में होगा. हवा में है ये चीज. जैसे हम लोग हवा में चलते हैं, जैसे स्कूटर पे बैठोगे तो स्कूटर को जब चलाओगे तो एयर आपके ऊपर आपकी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में जो है फोर्स लगाता है, जिसे हम लोग ड्रैग फोर्स कहते हैं. क्या कहते हैं? ड्रैग फोर्स. तो ये ड्रैग फोर्स लग रहा है क्योंकि वेलोसिटी इस वाले बॉल का नीचे की तरफ होगा ऑब्जेक्ट का. तो ड्रैग फोर्स यानी जो एयर इस पे फोर्स लगाएगा वो इसकी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में. तो ड्रैग फोर्स लगता किधर की तरफ है? इट एक्ट अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. करेक्ट, सिंपल चीज है. यस. तो अब ध्यान से करते हैं. तो हम क्या करेंगे, दो ही फोर्स लगेगा. एक तो लगेगा mg और दूसरा लगेगा आपका कौन सा? दूसरा लगेगा आपका ये क्या कहते हैं? एयर फोर्स. तो इसके वजह से हम वर्क निकालते हैं. तो ब्लॉक का ये इनिशियल पोजीशन हो गया और ये क्या हो गया? फाइनल पोजीशन हो गया. तो वर्क डन ड्यू टू फोर्स क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट.
ठीक है। यानी वर्क डन ड्यू टू अगर मैं mg निकालने की कोशिश करूं तो क्या होगा, मतलब mg फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, हाँ, अब बॉल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। तो वर्क कितना हो जाएगा mg इंटू एच, ठीक है, Yes. mg इंटू एच। वैसे हमें यही निकालना है mg इंटू एच, समझ में आया बात। तो Yes. उसी तरह से वर्क डन ड्यू टू एयर निकालें तो देखो फोर्स लगा रहा है एयर ऊपर की तरफ, बट इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हो रहा है नीचे की तरफ, नीचे। तो ये क्या आ जाएगा माइनस एफ ऑफ ए इंटू एच, ठीक है। ये समझ में आया प्लस माइनस कैसे करता हूं, Yes sir. ठीक है। Opposite direction में था। हाँ, तो अब अगर मैं कहूं वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्स, सो देयर इज ओनली टू फोर्स, सो वी कैन से वर्क डन ड्यू टू mg plus work done due to air, that should be equal to change in kinetic energy, यानी final kinetic energy minus initial Initial. kinetic energy, ठीक है। सो mgh ये हो गया mgh, और वर्क डन ड्यू टू एयर निकालना है। सो काइनेटिक एनर्जी देखिए इनिशियली इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है, सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 0, बट फाइनली कितनी Zero. काइनेटिक एनर्जी आएगी 1/2, यहाँ पर पहुंचेगा तो वेलोसिटी v हो गई है mv²। सो वर्क डन ड्यू टू एयर कितना हो जाएगा 1/2 mv² माइनस mg इंटू एच। MGH. हाँ, तो तो वैल्यू पुट करते हैं 1/2, मास कितना है 5, वेलोसिटी कितनी है 100 है ना, नहीं 10 है तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, माइनस में 100 हो गया। 5, यस 5 into 10, g is 10 and h is 20, so this is comes to be 50 minus sorry 250, और ये आएगा 510 यानी 1000। तो वर्क डन ड्यू टू एयर जो निकल के आया वो हमारा निकल के आया Minus 750. माइनस 750 Minus जूल। माइनस इंडिकेट कर रहा है कि ये एनर्जी लॉस होगी, ये जो वर्क होगा इसके ऊपर एयर कर रहा है वो अपोजिट टू कर ना, तो ये एनर्जी लॉस हो रही है। ओके मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो -750। अगर इसमें दूसरा क्वेश्चन आपसे यही पूछ देता, बताओ कि एयर कितना फोर्स लगा रहा है, एफ ए निकालने के लिए बोल देता, तो आप देख सकते हो एफ ए भी निकाल सकते हो, क्योंकि वर्क डन ड्यू टू एयर क्या हो गया माइनस ऑफ एफ ए इंटू में Minus एच। 750. हाँ माइनस 750, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, सो एफ ए इज इक्वल टू 750 डिवाइड बाय एच, एच इज 20, H. दिस इज कैंसल, Right. ये आ जाएगा 2 एकम 2 2 3 6, फिर दो जाएगा 7 5 न्यूटन, करेक्ट। ओके, Yes sir. सो इट इज अ वेरी इजी Yes, क्वेश्चन sir. ना, वेरी इजी क्वेश्चन। ओके Yes, sir. ओके, अब जस्ट एक सवाल और करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपसे बोला चलो और करेंगे, सवाल और करवाएंगे, ठीक है, आगे और आएगा। अभी थोड़ा टॉपिक और कवर करते हैं। तो उस लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि Work कंजर्वेटिव done on variable force. वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स बताया था, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, Conservative, non-conservative. हाँ ये सारा चीज बताया था। और मैंने कहा था वर्क डन ड्यू टू ऑल एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है वो मैंने आपको समझाया था। अब मैं बता रहा हूं आपको कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। एक मैंने बताया था काइनेटिक एनर्जी होता है, और दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी। क्या है? Potential. पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, Energy. यस। ठीक है, तो ये क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, देखिए ये थोड़ा सा समझना, ठीक है। वर्क डन ड्यू टू
work done due to internal conservative force is equal to change in potential energy. मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए इस चीज को, कि यदि मैं यहाँ पे दो चार्ज पार्टिकल ले लेता हूं, एक पॉजिटिव Q1, ये दो चार्ज पार्टिकल है, और ये क्या है, माइनस Q2 है, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा। हम एक साथ क्या कर रहे हैं, इन दोनों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक दोनों को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, यस। तो यदि मैं ये देखूं तो इनके बीच में फोर्स लग रहा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, है ना, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा, जो कि आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा फोर्स होता है, एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अब यहां इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, अभी r है ना, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, r है, और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, आपका इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। इसे क्या कहेंगे, कंजर्वेटिव, Fe हो गया कंजर्वेटिव, बट ये जो फोर्स लग रहा है वो सिस्टम के अंदर लग रहा है ना, ये सिस्टम के अंदर लग रहा है, इसीलिए हम लोग इसे इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे, ठीक है। अच्छा, तो यदि मान लो किसी भी तरह अगर इस चार्ज पार्टिकल के बीच का सेपरेशन चेंज हो गया, पहले कितने डिस्टेंस पे थे, r डिस्टेंस पे थे, और हमने क्या किया, इनके बीच का डिस्टेंस चेंज करने की कोशिश की, है ना, इनके बीच का डिस्टेंस चेंज करने की कोशिश की, तो ये अपने आप तो नहीं हो जाएगा, मुझे बताओ, ये अपने आप तो नहीं हो जाएगा, नहीं, ये अपने आप नहीं हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर यहां देखो तो इन दोनों के बीच में इंटरनल फोर्स है, वो भी अट्रैक्टिव है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, बट हम क्या चाहते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ाना चाहते हैं, तो ये अपने आप तो नहीं होगा, ये अपने आप नहीं होगा। अब होगा तो होगा कैसे, जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाओगे, इस पे इधर की तरफ एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, क्या लगाओगे, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, F एक्सटर्नल, उसी तरह से इधर भी क्या फोर्स लगाओगे, F एक्सटर्नल, करेक्ट है, समझ रहे बात को। तो जब आप इसको फोर्स इधर की तरफ लगाओगे तो ये जो है एक नई लोकेशन पे पहुंच जाएगा, एक नई लोकेशन पे पहुंच गया, तो हाँ, हुआ क्या, इनके बीच का सेपरेशन चेंज हो गया, इनके बीच का सेपरेशन चेंज हो गया, आरा भाषा में मींस कॉन्फ़िगरेशन, जब जो जिस पहले जिस कॉन्फ़िगरेशन में था, अब उस कॉन्फ़िगरेशन में ये नहीं है, पहले जिस कॉन्फ़िगरेशन में था ये चार्ज पार्टिकल, वैसे ही इस कॉन्फ़िगरेशन, इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, मींस कॉन्फ़िगरेशन विल चेंज, कॉन्फ़िगरेशन चेंज ऑफ सिस्टम चेंज। तो ये चेंज लाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, you have to be apply a external force, you have to apply a external force, है ना, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा है जो इस इलेक्ट्रिक फोर्स के जस्ट इक्वल है और अपोजिट है ना, आरा भाषण में, आरा भाषण में कोई दिक्कत है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो लग रहा है अंदर की तरफ, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, बट एक्सटर्नल फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, बाहर की तरफ। तो अगर मान लो आप इस चार्ज पार्टिकल को यहां से यहां पे लेकर के जाओगे तो इसका पोजीशन चेंज हुआ, इसका पोजीशन चेंज हुआ, तो इसका मतलब इस एक्सटर्नल फोर्स ने इसके ऊपर कुछ काम किया,
आ रहा बात में, इस एक्सटर्नल फोर्स ने इसके ऊपर कुछ काम किया, आ रहा बात में, इसके ऊपर कुछ काम किया, तो वो मान लो कितना काम क्या होगा, मानते हैं वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। कोई दिक्कत है? एक्सटर्नल फोर्स, मैं आपको इसका फिजिकल मीनिंग समझाऊंगा, पहले आप समझो, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये है इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, वो किधर की तरफ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है, बट इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ हो रहा है, बाहर की तरफ हो रहा है कि नहीं है? तो इसका मतलब जो वर्क डन ड्यू टू जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो तो होगा पॉजिटिव, बट वर्क डन ड्यू टू इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा, नेगेटिव। आ रहा बात समझ में? वर्क डन ड्यू टू इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना? या ऐसे समझो कि वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन ड्यू टू इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। बट हम इस चार्ज पार्टिकल को इस तरह से मूव करा रहे हैं ताकि इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा मतलब क्या, कि अगर ये पहले रेस्ट में था तो अब भी क्या है, ये रेस्ट में ही है जब इस लोकेशन पे पहुंच गया। तो वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्स दैट शुड बी इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, ठीक है। मतलब हुआ क्या कि हमने इस चार्ज पार्टिकल के बीच का सेपरेशन चेंज किया, समझो, इस चार्ज, दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का सेपरेशन चेंज किया। तो हुआ क्या, एक तो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा है, और एक जो है फोर्स उसके ऊपर पहले से ही इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है ना, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है। तो अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल को सोचूं तो उसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, तो दोनों के वजह से कुछ ना कुछ काम होगा। बट हम इस पे फोर्स इस तरह से लगा रहे हैं कि जो पहले काइनेटिक एनर्जी थी, फिर भी पहले जो काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बाद में भी होगा। मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, मींस वेलोसिटी विल नॉट चेंज। आया बात में, वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ, वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ, वेलोसिटी नो वेलोसिटी चेंज। वेलोसिटी चेंज होता तब काइनेटिक एनर्जी चेंज होता, बट वेलोसिटी में भी कोई चेंज नहीं आया। तो जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। इसका मतलब जो नेट फोर्स होगा पार्टिकल के ऊपर, इस पार्टिकल के ऊपर क्या होगा, 0। कोई प्रॉब्लम यहां तक? यस। मतलब हम सिर्फ और सिर्फ क्या करना चाह रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ करना क्या चाह रहे हैं कि इस सिस्टम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज करना चाह रहे हैं। मतलब दो चार्ज पार्टिकल के बीच का जो सेपरेशन है वो चेंज करना चाह रहे हैं। हमारा इंटेंशन समझ में आया? क्या करना चाह रहे हैं हम, कि ये दो चार्ज पार्टिकल के बीच का सेपरेशन हम चेंज करना चाहते हैं, बाकी हम कुछ नहीं चेंज करना चाहते। इसीलिए हर एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो नेट फोर्स है वो क्या लग रहा है, 0। नेट फोर्स क्या लग रहा है, 0। मतलब F एक्सटर्नल इक्वल टू क्या होगा, F एक्सटर्नल इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स होगा। बात आया समझ में? तो अब मुझे बताओ, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ वर्क डन ड्यू टू इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, बात आया समझ में? तो वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन ड्यू टू इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। ये कब कहेंगे, जब सिस्टम का जस्ट कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, कॉन्फ़िगरेशन ओनली क्या चेंज हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है। आ रहा बात समझ में? मतलब वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन ड्यू टू इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा फोर्स है, एक वेरिएबल फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा फोर्स है, एक वेरिएबल फोर्स है। जब वेरिएबल फोर्स होता है तो वर्क डन हम कैसे निकालते हैं, बाय इंटीग्रेशन मेथड। यस सर। इसे मैं F डॉट dr लिखूंगा, बट ध्यान रखना ये जो फोर्स है वो क्या है, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स है ना। आया बात में?
तो ये क्या आ गया, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। अब मुझे बताओ, जो भी हमें काम करेंगे, अब मैंने आपको कल भी उस दिन भी बताया था, जब हम काम करते हैं तो देखो काइनेटिक एनर्जी में चेंज तो नहीं आया, हमने इस वाले चार्ज के ऊपर काम किया बट इसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आया, बट क्या हुआ, सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, इन चार्ज पार्टिकल के बीच का सेपरेशन चेंज हो गया। आया बात समझ में? इन चार्ज पार्टिकल के बीच का सेपरेशन चेंज हो गया। आया बात समझ में? तो मतलब कुछ तो चेंज आया, वेलोसिटी में चेंज नहीं आया बट कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ गया। कॉन्फ़िगरेशन में क्या आ गया, चेंज आ गया। तो चेंज को लाने के लिए आपको कुछ काम करना पड़ा, आपको कुछ काम करना पड़ा, तो इसका मतलब उसके क्रॉसपॉन्डिंग कुछ ना कुछ तो एनर्जी चेंज हुई। बात आ रहा समझ में? क्योंकि हम जो काम करते हैं वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, एनर्जी के अंदर। हम जो काम करते हैं वो कन्वर्ट किसके अंदर होता है, एनर्जी के अंदर। हाँ, बट यहां पर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुआ है, यहां पर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुआ बट सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। इसका मतलब कोई ना कोई दूसरी एनर्जी जो है वो चेंज हुई होगी। ठीक है, तो वो एनर्जी यहां पर कहलाएगा क्या कहलाएगा, पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ एफ डॉट डी आर। बट यहां पे ध्यान रखना है, ये जो एफ है वो कैसा फोर्स है, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से लेकर के आपको हमेशा ही आएगा, क्योंकि जब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बताऊंगा या फिर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बताऊंगा तो ये काम आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो एक्चुअली में है क्या चीज, इसको हम फिजिकली समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे किस में चेंज आ रहा है, कॉन्फ़िगरेशन, मतलब सेपरेशन चेंज हुआ। ओके, नाउ वन थिंग वी कैन डू ऑल्सो, कि सपोज आपके पास एक स्प्रिंग होता, ठीक है, ये स्प्रिंग होता और एक ये ब्लॉक होता। ठीक है, ये स्प्रिंग हो गया और ब्लॉक हो गया, और मैं स्प्रिंग और ब्लॉक को क्या मानता, सिस्टम मानता। यहां पे सिस्टम क्या हो गया हमारा, स्प्रिंग एंड ब्लॉक, करेक्ट? यस। अब यदि हम क्या करते हैं, इसको कंप्रेस करते हैं या एक्सपेंड करते हैं, मतलब हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो होगा क्या, जो स्प्रिंग है उसका शेप चेंज करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। हाँ, स्प्रिंग का यहां पे शेप चेंज होगा। स्प्रिंग का शेप चेंज हुआ, इसका मतलब क्या चेंज हुआ, क्या चीज चेंज हुआ, यहां पर इसके क्रॉसपॉन्डिंग कुछ ना कुछ चेंज, कोई ना कोई एनर्जी में चेंज आया, कोई ना कोई एनर्जी में चेंज आया। तो वो जो एनर्जी में चेंज आया उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी। क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कब चेंज होगा किसी सिस्टम का, कब चेंज होगा, जब सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो या फिर सिस्टम का शेप चेंज हो, सिस्टम का शेप चेंज हो, when shape and size and configuration of a system change, then potential energy of the system change, कोई प्रॉब्लम? जैसे पहले हम क्या कर रहे थे, कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर रहे थे, दूसरे वाले केस में क्या कर रहा हूं, स्प्रिंग के शेप को चेंज कर रहा हूं, स्प्रिंग के शेप को चेंज कर रहा हूं। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा। क्या होगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा। अब यहां पे थोड़ा सा और इसका तात्पर्य समझो कि पोटेंशियल का मतलब क्या है। पोटेंशियल का मतलब हुआ औकात। पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, हिंदी में क्या कहेंगे,
हिंदी में हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, औकात, कितनी औकात है ना। पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ हिंदी में, औकात, कि किसकी कितनी औकात है, यही तो हुआ है ना। औकात ही तो हिंदी मतलब, हिंदी में इसको औकात कहते हैं, पोटेंशियल का मतलब। सर अगर बट अंग्रेजी में हम उसको बोलेंगे तो लगेगा नहीं वाकई में तो औकात देख रहे हैं बोल के। हाँ, तो अब जैसे तो ये इंग्लिश 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 है ना, इंग्लिश इंग्लिश खेल रहा है, तो इंग्लिश को थोड़ा समझने की कोशिश करो यहाँ पर। तो पोटेंशियल का यस सर। मतलब हुआ, पोटेंशियल का मतलब हुआ किस चीज में कितनी औकात है, ठीक है। अब सोचिए, सोचिए यस हम जो भी काम कर रहे हैं, जैसे हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा पोटेंशियल कब चेंज होगा। जैसे मान लो अभी आप प्रिपेयर्ड, अभी 11th-12th में पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो मैं, अच्छा, मैं कितना भी तुम्हें बोलूंगा कि भाई 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन लगाओ, तो तुम नहीं लगाओगे जब तक तुम्हें अंदर से मोटिवेशन फील नहीं होगा, तुम खुद को मोटिवेट नहीं करोगे। आ रहा बात में, अंदर से तुम मोटिवेट नहीं करोगे खुद को कि नहीं मैं खुद कर सकता हूं, मुझे ये करना है, मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, तो आप खुद बखा खुद करोगे। अदरवाइज आपको हम कह ही तो सकते हैं कि बेटा ये करो, आपको ये करो, ऐसे करो, हम ऐसे करो, ऐसे करो, हम समझा सकते हैं। बाकी करना ना करना वो आप पे डिपेंड करता है, करना ना करना आप पे डिपेंड करता है। हम आपको सिर्फ बता सकते हैं भाई ऐसे ऐसे करो, बाकी वो सारी चीजें आप पे डिपेंड करती है, आप करो या ना करो, आपकी मर्जी है। बट आप कोई चीज करोगे उसके लिए क्या होगा, तुम्हें खुद से अंदर से मोटिवेशन आएगा, खुद से अंदर से मोटिवेशन आएगा कि नहीं मुझे आईआईटी जेई क्रैक करना है, या फिर मुझे नीट क्रैक करना है। ये चीज क्या है, इंटरनल मोटिवेशन है। उस इंटरनल मोटिवेशन को हम लोग इंटरनल फोर्स कहेंगे, कि अंदर से हमें ये चीज आ रहा है, अंदर से आ रहा है कि नहीं मुझे ये बनना ही है, मुझे डॉक्टर ही बनना है, या मुझे क्या कहते हैं इंजीनियर ही बनना है। ये अंदर से मोटिवेशन आना है। उसके वजह से क्या होगा, अगर उस मोटिवेशन की वजह से, उसकी वजह से क्या करोगे आप, पहले मान के चलो, पहले 10 जब नहीं था कोई मोटिवेशन, कुछ लाइफ में लक्ष्य नहीं था, कुछ गोल नहीं था, ठीक है, तो पहले कम क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस होते थे, इतनी समझ में चीजें नहीं आती थी। बट जब हमारे पास टारगेट आ गया, हमारा लक्ष्य आ गया कि मुझे ये करना है, तो यू ऑटोमेटिकली, आपको कोई पढ़ने के लिए नहीं बोलेगा कि बेटा कहाँ पढ़ो, आप खुद बखा खुद पढ़ोगे और खुद बखा खुद क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जैसे जितना जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता जाएगा। मींस आपका जो औकात है उस सब्जेक्ट के अंदर बढ़ता जाएगा, है कि नहीं है। बट वो हुआ कैसे, वो हुआ कैसे, इंटरनली हुआ। कैसे हुआ, इंटरनली हुआ। तो इंटरनली जब होता है कोई चीज है, इंटरनली। यस, इंटरनल मोटिवेशन की वजह से, इंटरनल मोटिवेशन की वजह से आपका उस सब्जेक्ट के अंदर, जैसे आपको डॉक्टर आईआईटी जेई क्रैक करना है, तो आप आईआईटी जेई कब क्रैक करोगे, जब इंटरनल मोटिवेशन हो। उसके करस्पॉन्डिंग आप सारे 31 ईयर आईआईटी जेई के लगा दोगे, सारे क्वेश्चन आईआईटी जेई के पास लगा दोगे। बट अगर वो मोटिवेशन नहीं हुआ तो नहीं लगाओगे। अगर मोटिवेशन है, कुछ करना है, तो आएगा मोटिवेशन, वो आएगा। तो आपका पोटेंशियल, पहले आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाते थे, आप उसके बाद आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही आपका पोटेंशियल बढ़ेगा, उस एग्जाम में अच्छा स्कोर करने का पोटेंशियल बढ़ेगा, ठीक है। तो सेम टू सेम चीज है कि अगर हम किसी भी चीज में इंटरनल फोर्स के वजह से जो भी काम हो रहा है, उसकी वजह से क्या होना है कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का चेंज होना है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होना है। मतलब हम मैक्सिमम काम परफॉर्म कर सकते हैं। कभी कभार को देखोगे कि एक बक्सा होता है, ठीक है, एक बक्सा, हैप्पी बर्थडे वाला गिफ्ट जब किसी को दिया जाता है, तो शायद किसी को मिला हो ना मिला हो, आई डोंट नो। तो एक हैप्पी बर्थडे वाला गिफ्ट होता है, दोस्त लोग देता है। वो लोग क्या करता है कि इस बक्से के अंदर एक ब्लॉक लेता है और उसमें लगा होता है स्प्रिंग, बॉक्स मतलब बॉक्स, ऐसे करके स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग लगा दिया और इस बॉक्स को इसके अंदर फिट कर दिया और स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया। स्प्रिंग को क्या करके, कंप्रेस करके, उस जब आप कंप्रेस, ऊपर का कैप उठाओगे तो वो आ जाएगा ऊपर। हाँ हाँ, समझ गया मेरी बात को। अब जैसे ही किसी ने हैप्पी बर्थडे का गिफ्ट खोला तो उसके ऊपर आया मुक्का, यहां से, है ना, हाँ तो है ना, देखा है। है ना, ऐसे करके तो मुक्का आया। तो ये क्या है एक्चुअली, क्या हुआ, हमने उस, आपके दोस्त ने क्या किया, स्प्रिंग को दबा करके रखा। इसका मतलब स्प्रिंग का शेप चेंज हुआ।
यानी स्प्रिंग के ऊपर उसने कुछ काम किया, उसने कुछ काम किया, उसने कुछ मेहनत की। अब वो मेहनत इसके अंदर स्टोर्ड हो रखी है, इसके अंदर स्टोर्ड हो रखी है। आराबस में वो मेहनत इसके अंदर स्टोर्ड हो रखी है। किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, पर जैसे ही, पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, जैसे ही ओपन होगा बॉक्स, वो जो एनर्जी उसने स्टोर कर रखी थी वो एनर्जी आपको बॉक्स, ये जो है, ये जो ब्लॉक है वो आपको सप्लाई कर देगा आराबस में। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? सिस्टम के अंदर स्टोर्ड होता है, सिस्टम के अंदर स्टोर्ड होता है। याद रखना है, पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड into the system, into the system, आरावास में into the system, सिस्टम। हाँ, वो कैसे होगा स्टोर्ड? जब आप सिस्टम का शेप, साइज या कॉन्फ़िगरेशन चेंज करो। ठीक है, शेप, साइज या कॉन्फ़िगरेशन को जब चेंज करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? सिस्टम का चेंज हो जाएगा। मतलब एनर्जी स्टोर्ड हो करके आप उस चीज में रख रहे हो। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया, एनर्जी स्टोर्ड करके रखा गया है। ठीक है, आरावास में। हाँ। यस, मेनली पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल का मतलब होता है औकात, कितना एनर्जी स्टोर्ड है सिस्टम के अंदर। और क्यों स्टोर्ड है? क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। ठीक है, उसका शेप, साइज चेंज हो गया। तो यदि मैं कहता हूं दो चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चेंज करेंगे, या दो मास रखा हुआ है कुछ डिस्टेंस के ऊपर, अगर उनके बीच में, अगर हम उनके बीच का डिस्टेंस चेंज करेंगे तो होगा क्या? जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी चेंज करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कुछ ना कुछ वर्क करेगा। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा उसके वजह से जो एनर्जी आएगी वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगी? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी। आ रहा बात में? कोई दिक्कत? नो सर। हाँ, यानी वर्क डन ड्यू टू ऑल इंटरनल फोर्स इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्यों कह रहा हूं? मैं पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं कह रहा? चेंज कर रही है। हाँ, मतलब मैं चेंज इन पोटेंशियल यूज कर रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं यूज कर रहा वर्ड? देखिए, हम कभी भी जो डिफाइन करते हैं वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही डिफाइन करते हैं। बट पोटेंशियल एनर्जी मुझे डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइंड होगा? वो किसी चीज के रेफरेंस में होगा। आराबास में किसी चीज के रेफरेंस में होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि आप जब 11th क्लास में थे तो इतना, जब 10th क्लास में थे या तो उस टाइम पे इतनी फिजिक्स नहीं आती होगी। यानी फिजिक्स, ये साइंस के अंदर, क्योंकि आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते होंगे, फिजिक्स भी पढ़ना पड़ता है, केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ता होगा, बायो भी पढ़ना पड़ता होगा, वो सॉरी फिजिक्स, साइंस पढ़ना होता होगा, एसएसटी पढ़ना होता होगा, जीके इंग्लिश ये सब पढ़ना होता होगा। तो उस टाइम में साइंस में इतनी आपकी पकड़ नहीं थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे इतना आपने पढ़ा ही नहीं था। बट चूंकि अब पढ़ाई स्टार्ट कर दी आपकी, तो आपकी पोटेंशियल क्या होती जा रही है? साइंस के अंदर बढ़ती जा रही है, साइंस के अंदर पोटेंशियल बढ़ती जा रही है। तो आप कंपेयर करोगे कब, किससे? कैसे पता चला किसके साथ कंपेयर कर रहे हो? 10th क्लास को 12th क्लास के साथ या 11th क्लास को कंपेयर कर रहे हो। मेनली समझो, दूसरा एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा कि ये एक ब्लॉक है, समझो ये एक सरफेस है और ये पहले ग्राउंड पे था। ठीक है, और मैं इसको ग्राउंड से कितने डिस्टेंस पे लेकर के गया हूं? एट अ डिस्टेंस h पे लेकर के गया हूं। ठीक है, समझते हैं। ओके, एंड आई वांट टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए, ये क्या हो गया आपका? इनिशियल पोजीशन आराबास में, और ये क्या हो गया आपका? फाइनल पोजीशन। ठीक है, हेलो, ये क्या हो गया? इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। एंड आई कंसीडर वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लॉक एंड अर्थ एज अ सिस्टम, एज अ सिस्टम, एज अ सिस्टम। यदि मैं ब्लॉक और अर्थ को सिस्टम कंसीडर कर दूं तो ब्लॉक और अर्थ के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो कैसा फोर्स हो जाएगा? इंटरनल फोर्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हाँ हाँ। यानी mg ही तो एक्ट करेगा।
अर्थ और ब्लॉक के हाँ। बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा वो क्या होगा, mg ही होगा। जी। और mg क्या है आपका, एक ग्रेविटेशनल कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ये क्या कहलाएगा, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। क्यों कहला रहा है इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि ब्लॉक को और अर्थ को मैंने क्या मान लिया है, सिस्टम मान लिया है। तो ब्लॉक और अर्थ के बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या कहलाएगा, इंटरनल फोर्स कहलाएगा, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। कहलाएगा। यस, अगर मैं इस ब्लॉक को इस पोजीशन से इस पोजीशन पे लेकर के जाता हूं, मतलब मान लो ये हाइट हो गया h, तो मुझे बताइए जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा वो क्या आएगा। मैंने अभी बताया कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी मान लेते हैं यहां पर पोटेंशियल एनर्जी होगा uf और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ui। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। तो पहले निकालते हैं वर्क डन ड्यू टू दिस इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। सो वर्क डन ड्यू टू इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स यानी वर्क डन ड्यू टू mg कितना हो जाएगा, कितना डिस्टेंस पे गया, h डिस्टेंस पे गया, हाँ। बट जो mg जो लग रहा है वो h जो सॉरी नीचे फोर्स की लग रहा है तरफ। नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, ऊपर की हाँ। तरफ, तो मैं माइनस mg इंटू h कहूंगा। Yes. दिस इज द वर्क डन ड्यू टू यस सर। इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, करेक्ट है ना। यस सर। अच्छा, अभी मैंने बताया आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ वर्क डन ड्यू टू इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन ड्यू टू इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, ये बताया ना मैंने। यानी कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन ड्यू टू इंटरनल conservative force. So I can write minus of WMG, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, प्लस mg इंटू एच। आ रहा भाषण में, यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना आया, mgh, करेक्ट है। यानी अगर हम ब्लॉक को ग्राउंड से h हाइट पे लेकर के जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आना है, mg इंटू एच। आया भाषण में, हेलो। हाँ। यस सर। अब मैं यहां पर देखिए इस ग्राउंड को रेफरेंस ले रहा हूं, दिस इज आवर रेफरेंस लाइन और रेफरेंस सरफेस, रेफरेंस क्या होता है, एक ऐसा लोकेशन जहां पर हम एज्यूम कर लेते हैं, देखिए क्योंकि मैं जो निकालूंगा वो मेरा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा, बट मुझे अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है कि यहां पर कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा जब ब्लॉक को हम यहां से यहां लेकर के जाएंगे, तो वो कैसे डिफाइंड होगा, विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस, हाँ। तो जब मैं रेफरेंस कंसीडर कर लेता हूं तो रेफरेंस क्या है, एक ऐसा लोकेशन या एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन, एक ऐसा पोजीशन जहां पर हम एज्यूम करके चलते हैं कि इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी इस लोकेशन पे क्या होगा, 0 होगा। आरावास में, यानी अगर ब्लॉक इस रेफरेंस सरफेस पे है तो यहां पर हमने एज्यूम कर लिया है, दिस इज आवर एजम्पशन कि हमने क्या माना कि पोटेंशियल एनर्जी अगर यहां पे ब्लॉक होगा तो 0 होगा, दिस इज आवर रेफरेंस। ओके, तो अगर मैं यहां पे 0 कहता हूं तो ब्लॉक h हाइट पे जाएगा, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या कह सकता हूं, u कह सकता हूं। मतलब सरफेस के रिस्पेक्ट में यहां पर ब्लॉक के पास जो एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, u, दैट इक्वल टू mg इंटू एच। तो ये u क्या है, यहां पर u क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस, मींस अगर अर्थ सरफेस के ऊपर कोई ब्लॉक है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 0, बट अगर इससे हम h हाइट ऊपर गए तो कितना पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, mg इंटू एच। ओके, एनी प्रॉब्लम? यस सर। हाँ, तो यहां पर ध्यान देना है, यस, एक चीज ध्यान देना है कि पोटेंशियल एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट,
potential energy defined, potential energy of the system defined with respect to reference position. Reference where we assume potential energy is zero. Potential energy is zero. आया बात समझ में? हेलो, हाँ Yes, ठीक sir. है. तो जैसे कि अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना चाहता हूं, जैसे यहां पर देखिए मैंने क्या कहा था कि पहले ये इस जगह पे था, r डिस्टेंस पे था, अब कितने डिस्टेंस पे हो गया? r1 डिस्टेंस पे हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, है ना? बट मान लो मैं चाहता हूं कि इनके बीच का सेपरेशन जब r था तब इनका कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा वो मैं निकालना चाहता हूं. मतलब मैंने ये कहा कि दो चार्ज पार्टिकल है ऐसे करके, Q1 और Q2, करेक्ट? कितने डिस्टेंस पे है? r डिस्टेंस पे है. तो इस सिस्टम के पास कितना पोटेंशियल एनर्जी है? मैंने क्या बोला? पोटेंशियल का मतलब होता है औकात, कि इसकी कितनी औकात है, इसकी कितनी औकात है, यानी कितना पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर है, कितना एनर्जी इसके अंदर स्टोर है. वो कैसे बताओगे? किसके रिस्पेक्ट में बताओगे? रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, किसी रेफरेंस, किसी के रिस्पेक्ट में, किसी के रिस्पेक्ट में. आया बात समझ में? किसी के रिस्पेक्ट में. यहां पे रेफरेंस हमारा क्या होगा? इन्फिनिटी. क्या होगा? रेफरेंस क्या होगा? इन्फिनिट. इन्फिनिटी मींस हम सर यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू क्या है सर? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ a system defines with respect to potential energy system defined with respect to reference position where we assume the potential energy zero. यहां पर मेरा रेफरेंस क्या होगा कि हम अगर एज्यूम कर लें यदि ये दो चार्ज पार्टिकल बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, मींस एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, मींस एट इंफिनिटी, मीन द सेपरेशन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल इज इनफाइनाइट, so that time system have zero potential energy. That time system have zero potential energy. Zero potential energy. Yes, but when we bring this charge particle from infinity to a particular point, infinity to a particular position, then what happen? It have some potential energy with respect to infinity, with respect to infinity. आया बात समझ में? ओके. सो जब हम दो चार्ज की बात करेंगे या फिर जब हम दो मास कहेंगे कि ये मान लो हमारे पास मास m1 है और ये m2 है, इसको मुझे कितने डिस्टेंस पे रखना है? r डिस्टेंस पे रखना है. तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रहा हूं तो किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन करूंगा? इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में. किसके रिस्पेक्ट में? इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में. जहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? जीरो. यस, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? जीरो होगा. ये एजम्पशन है हमारा. ये क्या है? हमारा एजम्पशन है कि जब पार्टिकल के बीच का सेपरेशन इनफाइनाइट है तो उस टाइम पर उस सिस्टम, अगर हम इस दोनों चार्ज पार्टिकल को यानी इस पार्टिकल्स को सिस्टम मान रहे हैं तो उस टाइम पे इस सिस्टम में कोई भी एनर्जी स्टोर्ड नहीं है, कोई भी एनर्जी स्टोर्ड नहीं है. बट अगर उस चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से उठा करके हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेकर के आते हैं तब उस सिस्टम के पास जो एनर्जी होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे. बट किसके रिस्पेक्ट में? इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में. आया बात समझ? ओके. यस. सो व्हाट इज द पोटेंशियल? पोटेंशियल मींस औकात, कि किसी सिस्टम, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन, अगर हम सिस्टम का शेप या साइज कुछ बदलाव आता है, उसके शेप में, साइज में, कॉन्फ़िगरेशन में कुछ बदलाव आता है, जिसका मतलब उसका पोटेंशियल चेंज होता है, उसका पोटेंशियल चेंज होता है. जैसे मान लो किसी के पास पैसे नहीं है, किसी के पास पैसे नहीं है, तो पैसे ज्यादा नहीं है. अब ये जनरल, मैं ऐसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, बट इस तरह कुछ हद तक रियलिटी भी है. मान लो कि अगर किसी के पास पैसे नहीं है, ज्यादा, बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, तो वो अपने ज्यादा भाई अच्छे अच्छे कपड़े तो खरीद नहीं सकता, अच्छा खाना तो खा नहीं सकता, ऐसा नहीं है. बट मैं एक जो रियलिटी वाली बात बताऊं कि अगर किसी के पास पैसे बहुत कम है तो वो ब्रांडेड कपड़े तो नहीं पहन सकता ना, है ना? नहीं. ये जरूरी नहीं कि पैसा बहुत जरूरी है जीने के लिए, मैं ऐसा डोंट टेक इट नेगेटिव. हाँ,
कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पैसा जरूरी है, यस इट इज रिक्वायर्ड बट इट इज नॉट सो मच रिक्वायर्ड। जीने के लिए जरूरी नहीं है कि पैसा बहुत बड़ी बात है, बट सपोज दैट अगर मुझे बहुत अच्छा चीज खरीदना है, मान लो सपोज दैट मैं अभी एप्पल का लैपटॉप खरीदना चाहता हूँ, तो आई रिक्वायर्ड मनी। इफ वी हैव नो मनी देन आई एम नॉट एबल टू परचेज दैट, सो व्हाट वी हैव टू डू। हाँ, बट अगर वहीं पे अगर मैं रिच होता, लेट सपोज आई एम सो मच रिच पर्सन, मींस आई हैव सो लॉट ऑफ मनी, तो आई कैन परचेज दैट टाइम आई विल परचेज। मींस मेरी औकात कैसे बढ़ रही है, हम कहते हैं ना मेरी औकात इतनी हो गई, मींस पैसों से औकात बढ़ रही है। कि अगर सपोज, ये जनरल नहीं है, देखो ये जनरल वर्ड नहीं है, क्योंकि जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास टैलेंट है, उसके पास है एक्चुअली में सब कुछ। जिसके पास नॉलेज और टैलेंट नहीं है उसके पास नहीं, पैसा कुछ नहीं है, पैसा कोई भी कमा लेता है। बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि यदि मुझे चीज खरीदनी है, कोई भी सामान खरीदना है, तो आई रिक्वायर्ड मनी। मींस अगर मुझे एप्पल का लैपटॉप खरीदना, आई रिक्वायर्ड मनी, ओके। या फिर मुझे कोई चीज खरीदना है, तो वो होगा कब, जब मैं रिच पर्सन हो जाऊंगा, काफी रिच हो जाऊंगा। रिच कैसे हो सकता है, रिच बढ़ने का मतलब क्या है, उसके पास जो मनी था वो इंक्रीज हो रहा है। मनी इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि उसकी पोटेंशियल बढ़ रही है, वो ज्यादा चीजों को क्या कर सकता है, खरीद सकता है, ठीक है, ज्यादा चीजों को खरीद सकता है। तो सेम टू सेम है कि पोटेंशियल बताता है औकात। यानी होगा क्या, जब मेरे पास पैसे बढ़ेंगे तो मेरा शेप और कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। यू कैन सी दैट एवरी रिच पर्सन हैव डिफरेंट पर्सनालिटी, मतलब दिख जाता है वो अलग कि हाँ ये रिच है ना, थोड़ा सा लुक में चेंज आता है ना। सो यू कैन सी द व्हाट हैपन कि जैसे उसका शेप कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, मतलब उसके पास एबिलिटी बढ़ जाएगी चीजों को करने की, ठीक है, तो उसका shape configuration change है। Means whenever the shape configuration size of the system will change, then what happen, the potential energy of the system will be changed। आज से 10 साल पहले मैं इतने अच्छे से नहीं पढ़ा सकता था, बट अब मैं अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अब मेरे शेप और साइज में कॉन्फ़िगरेशन में चेंज, मेरे नॉलेज में चेंज आया है, ठीक है। सो सेम टू सेम चीजें हैं कि पोटेंशियल का मतलब जब कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम का चेंज होगा तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का चेंज होगा, ठीक है, ओके। So that is very very important that you have to be remember कि what is the potential energy। Why I'm discussing this thing very, क्योंकि आगे चल करके हमें ये दो कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है, ठीक है, ओके। Yes, sir. यस, तो नाउ अब एक और इंपॉर्टेंट बात करते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और यू कैन से स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। अभी मैं इस यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। बट जब मैं आपको सॉलिड मतलब प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा इसी चीज को मैं स्प्रिंग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं क्या कह रहा हूं, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? अरे सबको समझ में आ रहा है या मैं बके जा रहा हूँ? आ रहा है सर, आपकी आवाज बार बार कट रही है। अच्छा, बार बार कट रही है, अभी तक कुछ समझ नहीं आया फिर? नहीं आया समझ, बीच बीच में कट जा रही है। अच्छा, वो इंटरनेट का थोड़ा बहुत इशू हो जाता है, ठीक है, थोड़ा बहुत इशू हो जाता है, कोई नहीं। मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ लेक्चर को, मैं कोशिश करूंगा कल नहीं हो पाएगा, हाँ कल हो सकता है, कल या परसों इस सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड कर दूँ और अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ओके। मोबाइल डिस्टर्बेंस, नाउ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। बस खत्म हो गया चैप्टर। What is the spring potential energy? Let us try to understand. Let us suppose this is your spring and this is your block. If you consider a spring and block as a system, very important. देखिए, मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना था, तो मैं क्या कर रहा था, अर्थ और ब्लॉक को सिस्टम मान रहा था।
ठीक है। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, यस सर। you have to be proof one thing, okay, think about it, कि if you have, suppose this is the earth, ठीक है, ब्लॉक को हम अगर h हाइट ऊपर लेकर के जाएंगे यहां सर, ठीक है सर, यहां पे लेके गए तो जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा यहां पर प्लस mg इंटू एच होगा, यहां पे 0 अर्थ सरफेस पे। अगर नीचे लेकर के आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, माइनस mg इंटू एच, ठीक है, ओके। सो थिंक हाउ, Yes. वहां जगह छोड़ देना कॉपी में, और हाउ जैसे मैंने अभी ऊपर वाले के लिए बताया वैसे नीचे वाले के लिए बताना है, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर ले गया था तो मैंने बताया ना पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू एच आया, तो जब नीचे लेकर के आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस mg इंटू एच होगा। तो कैसे होगा ये आपको बताना है, ठीक है ना, वेरी जी। इंपॉर्टेंट, यस। तो यहां पे देखिए अगेन मैंने स्प्रिंग और ब्लॉक को क्या मान लिया, यहां पर सिस्टम, स्प्रिंग एंड ब्लॉक को मैंने मान लिया सिस्टम, ठीक है। तो स्प्रिंग और ब्लॉक के बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या कहलाता था, स्प्रिंग फोर्स, रिमेंबर, याद करो, स्प्रिंग और ब्लॉक के बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, Spring force. स्प्रिंग फोर्स। सो स्प्रिंग फोर्स बिकम व्हाट टाइप ऑफ फोर्स, मैंने पहले ही बताया था, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, सो यू कैन से इट इज अ इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, इज इट फाइन। Yes sir. अब याद करो कि कल मैंने वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स निकाला था, है ना, देखो लास्ट क्लास में मैंने वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स निकाला था, यस। हाँ हाँ। वेरिएबल फोर्स में, है ना, कहाँ गया, ये रहा, है ना, और मैंने ये कहा था कितना आएगा, -1/2 kx², -1/2 kx², यस। तो सेम टू सेम यहां पे देखिए कि यदि ये ब्लॉक मान लो पहले x इक्वल टू 0 पे था, है ना, x इक्वल टू 0 पे था, और यदि इस ब्लॉक को हम यहां पे लेकर के जाते हैं एट अ डिस्टेंस x के ऊपर, तो कितना स्प्रिंग के ऊपर हमें स्प्रिंग फोर्स कितना वर्क करेगा, स्प्रिंग फोर्स कितना वर्क करेगा, हम कितना काम करेंगे वो नहीं मैं पूछ रहा हूं, स्प्रिंग फोर्स कितना वर्क करेगा, दैट इज -1/2 kx², करेक्ट, Yes. है ना, ये करेगा स्प्रिंग। अभी मैंने बताया कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी which is equal to u2 minus u1 इक्वल टू क्या बोला था, वर्क डन ड्यू टू इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स माइनस ऑफ वर्क डन ड्यू टू इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, करेक्ट, है ना। Yes Yes sir. sir. इफ आई assume that this natural position is our reference, here I assume that natural position is reference, if natural position नेचुरल पोजीशन कौन सा पोजीशन होगा ब्लॉक वाले केस में, जब स्प्रिंग का लेंथ क्या होगा, नेचुरल होगा, नेचुरल पोजीशन इज आवर रेफरेंस, सो वी assume that here potential energy is 0. So when we bring this block from this location to this location, so here some potential energy u2 equal to u, so what is this u, minus of work done due to internal conservative force, so this is a work done due to internal conservative force, which is equal to minus of kx², minus of kx²। तो यदि स्प्रिंग का लेंथ कितना चेंज कर गया, x, मतलब हमने से एक्सपेंड क्या किया, x अमाउंट में स्ट्रेच किया, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज हो जाएगा सिस्टम का, दैट इज 1/2 kx², वेरी इंपॉर्टेंट। सी, यदि मैं ये कहता हूं
कि स्प्रिंग के लेंथ को मैं क्या करता हूं, कितना चेंज लेकर के आ रहा हूं, एक्स चेंज आ रहा है, ठीक है, कितना चेंज आ रहा है, एक्स चेंज आ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज होगा, दैट इज 1/2 के एक्स स्क्वायर, ठीक है, हेलो, हाँ जी सर। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने इसे स्ट्रेच किया तो 1/2 के एक्स स्क्वायर होगा, और जब हम इसे कंप्रेस करेंगे तो, यदि इतना ही अमाउंट में हम इसको कंप्रेस कर देते हैं तब 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 भी वही रहेगा। यहां देखो x क्या है, यहां पर स्क्वायर है, देखो x चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। आ रहा भाषण में, आ रहा भाषण में, हाँ वेदर वी कंप्रेस, यस, वेदर वी कंप्रेस द स्प्रिंग एक्सपैंड or stretch the spring, stretch the spring, then this is the change in potential energy, that is 1/2 kx square। ये किसके रिस्पेक्ट में है, नेचुरल पोजीशन के रिस्पेक्ट में है, ठीक है, ओके, एनी प्रॉब्लम, यस सर। सो आई एम गिविंग यू वन No, sir. होमवर्क टू यू, है ना, No, sir. यस, लिखो लिखो, Shit. ठीक है, आगे बढ़ूं, हेलो, Yes, sir. यस, कर लो सर। हाँ, ठीक है, मैं आपको एक सवाल देता हूं, आप एक बार ट्राई करना, ठीक है, ओके, यस, Okay, sir. find the potential energy of a system which consists two charge q1 and q2 placed at a distance r. Find the potential of the system consists two charge q1 q2 placed at a distance r with respect to infinity, okay, same to same, find the potential energy of system which consist two mass m1 and m2 placed at a distance r. Please don't copy, कहीं से टेपना नहीं है, with respect to infinity. Try yourself, हाँ, टेपना नहीं है कहीं से, Yes, sir. yes, Yes, sir. ठीक है, कि कभी कोई किताब खोल करके देखेगा, so please try yourself, okay, now Okay, sir. so this is what potential energy, ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हेलो, Yes sir. yes, Hmm. yes, now type of equilibrium, type of equilibrium, type of equilibrium, type of equilibrium, मैं अभी 1 मिनट में आता हूं,
ओके, हेलो, यस सर। ओके। सो हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा था, है ना? हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा है। हेलो, हेलो। Yes, sir. So Yes, what sir. is the equilibrium? What is the equilibrium? Yes, sir. Tell me what is the equilibrium? जब नेट फोर्स 0 होता है। Yes. Yes. Equilibrium का मतलब मैंने पढ़ाया था, दो टाइप्स। इक्विलिब्रियम मतलब दो तरह से चीज हो सकती है, पार्शियल इक्विलिब्रियम और कंप्लीट इक्विलिब्रियम, है ना? बोला था कंप्लीट। यस, पार्शियल इक्विलिब्रियम और कंप्लीट इक्विलिब्रियम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्शियल इक्विलिब्रियम? आइदर रोटेशन होगा या फिर क्या होगा, ट्रांसलेशन और होगा। ट्रांसलेट। हाँ, आइदर कोई एक चीज होगा। ट्रांसलेशन। हाँ, कोई एक चीज होगा, आइदर रोटेशन, आइदर रोटेशन और ट्रांसलेशन। यानी अगर कोई सिस्टम के पास सिर्फ ट्रांसलेशन है, कोई पार्टिकल ट्रांसलेट कर रहा है, या कोई सिस्टम मतलब कोई भी बॉडी ट्रांसलेट कर रहा है सिर्फ, तो इसका मतलब नेट टॉर्क क्या होगा, 0। मतलब रोटेट नहीं कर रहा है तो नेट टॉर्क 0। अभी मैं बताऊंगा टॉर्क क्या होता है। अब कोई चीज क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा है, रोटेट, सिर्फ और सिर्फ रोटेट कर रहा है, ट्रांसलेट नहीं कर रहा, ओनली रोटेट। जैसे फैन, द फैन इज ओनली रोटेटिंग, that does not move up and down or do back and forth motion. So what is, in that situation you can say the net force acting on the system is 0, है ना? है ना? नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। यदि मैं नेट फोर्स 0 कह रहा हूं, इसका मतलब कोई भी ट्रांसलेशन नहीं है। अगर मैं नेट टॉर्क 0 कह रहा हूं तो कोई भी रोटेशन नहीं है। अब कंप्लीट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, कंप्लीट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, नाइदर रोटेशन नॉर ट्रांसलेशन। ठीक है? मीन्स नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क बोथ आर 0। करेक्ट? एनी प्रॉब्लम? यस सर। तो ये चीज मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है? सर। Yes. So this is the type of equilibrium. This is the one classification I see that. अब देखिए, दुनिया में इक्विलिब्रियम का मतलब है कि सिंपल, चाहे तो नेट फोर्स 0 होगा, चाहे नेट टॉर्क 0 होगा। अभी मैं सिर्फ नेट फोर्स की बात करता हूं। किसकी बात कर रहा हूं? नेट फोर्स की बात कर रहा हूं, है ना? नेट फोर्स का मतलब क्या होगा, नेट फोर्स। इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ, इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ। अभी सिर्फ मैं ट्रांसलेशन को रोक रहा हूं। ठीक है? नेट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो जाएगा, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0। नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0। ठीक है? एनी प्रॉब्लम? हेलो? मतलब किसी भी चीज के ऊपर नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको पढ़ाया क्या चीज, कि भाई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये क्या होता है?
माइनस ऑफ वर्क डन ड्यू टू इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। आया बात समझ में? अभी पढ़ा है मैंने, है ना? यस सर। इसी को हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ एफ डॉट डी आर, है ना? हेलो, है ना? कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके नो सर। ओके, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो, इफ आई एज्यूम दैट, यहां पे एजम्पशन क्या है? एजम्पशन है हमारा फोर्स इज ओनली रेडियल, फोर्स एक्टिंग ऑन एक्टिंग अलोंग आर वेक्टर। तो एफ डॉट डी आर निकालोगे तो क्या आ जाएगा? एफ डी आर कॉस थीटा एंड थीटा बिकम 0, है ना? तो यू कैन से एफ वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर। आया बात समझ में? हेलो हेलो, यस सर। इज इट फाइन? हेलो यस सर। प्रथम, समझ में आ सर रहा है ये आपको? क्या लिखा है? डी हाँ सर समझ रहा हूँ। डी आर, ये डी आर उसके वेक्टर, ऊपर डी आर नहीं नहीं, सर, वेक्टर नीचे नीचे बीच में डी डबल डबल ये क्या लिखा है इसके ऊपर? कहाँ पे? यही हाँ, यही ये क्या लिखा है? हाँ, ये एफ एफ इक्वल टू एफ इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू यू। यस, माइनस डी यू आर। ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं कि कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब नेट फोर्स उस पे क्या होगा? 0। इसका मतलब क्या हुआ? माइनस डी यू बाई डी आर इज इक्वल टू 0, है ना? है कि नहीं है? यस है ना? यस। डी यू बाई डी आर 0। ये तो हो गया मैथमेटिकल चीजें, कि अगर हम कोई चीज कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम में है, तो समझिए मेरी बात को, अगर कोई चीज इक्विलिब्रियम में है तो उसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। और जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आर के साथ, किसके साथ? आर के साथ, आर के साथ। आर क्या था? डिस्टेंस। आर क्या था? डिस्टेंस, सेपरेशन, है ना? तो वो उसके साथ चेंज नहीं करेगा, दैट इज इक्वल टू 0। डी यू बाई डी आर इज 0। अब मैं आपको समझाने की कोशिश 0। करता हूं। यस, थोड़ा आप समझो, ठीक है? इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, 3 टाइप का इक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम भी 3 टाइप का होता है। इक्विलिब्रियम भी 3 टाइप का होता है। टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम में 3 टाइप का इक्विलिब्रियम होगा। टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम में भी इक्विलिब्रियम 3 टाइप का होगा। पहला, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है? दूसरा, नेचुरल इक्विलिब्रियम। तीसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कोई प्रॉब्लम? मैंने क्या बोला? कितने टाइप का इक्विलिब्रियम होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, नेचुरल इक्विलिब्रियम होगा और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? देखिए, जैसे मैंने देखो, ये आपके पास एक स्फीयर है, ठीक है? और इसके अंदर भी एक छोटा सा स्फीयर है। बात आ रहा समझ में? हेलो, यस सर। हाँ। तो अभी ये कौन सी पोजीशन, अगर इस जगह पे होगा, तो देखो, इस जगह पे होगा तो नेट फोर्स 0 होगा, नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा और mg नीचे की तरफ लगेगा। तो नेट फोर्स क्या हो गया सिस्टम के ऊपर? 0। नॉर्मल ऊपर की तरफ, mg नीचे, 0। नेट फोर्स 0। मतलब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ये कौन सा पोजीशन हो गया? इक्विलिब्रियम वाला। आ रहा बात समझ में? हेलो, हाँ हाँ। बट अगर हाँ। मान लो इस बॉल को मैं इधर लेकर के जाऊं, ऐसे करके लेकर के जाऊं, या फिर मैं ऐसे करके लेकर के जाऊं,
तो ये पोजीशन तो इक्विलिब्रियम वाला नहीं होगा, क्योंकि जब बॉल को आप इधर लेकर के जाओगे दोबारा वो इधर की तरफ आने की कोशिश करेगा, इधर लेकर के जाओगे तो दोबारा से ये इधर की तरफ आने की कोशिश करेगा। बात आया समझ में? हाँ हाँ है ना? बट ये जो पोजीशन है वो क्या है, आपका इक्विलिब्रियम वाला है। बट अगर आपने इस को डिस्टर्ब किया, इस सिस्टम को डिस्टर्ब किया, मतलब आप इधर लेकर के गए या इधर लेकर के गए, दोबारा से ये लौट करके इसी पोजीशन पे आ जाएगा। है ना? आ रहा बात में? हेलो? हाँ। अच्छा, एक काम करते हैं और यस सर। एक काम और करते हैं, बहुत समझना, बहुत खतरनाक चीज, मस्त चीज है ये। ठीक है, अगर मैं ये एक सरफेस लेता हूं, इस सरफेस के ऊपर बॉल रखा मैंने, ठीक है, इस सरफेस के ऊपर। अच्छा, अब अगर मैं बॉल को इस जगह पे देखूं तो नॉर्मल ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ। ठीक है, अगर इस बॉल को इस जगह से लेकर के मैं इस जगह पे रख दूं, इस तरफ चला गया ये, तो यहां पे भी नॉर्मल ऊपर की तरफ और mg नीचे की तरफ। क्या यहां से ये बॉल दोबारा इस पोजीशन पे आ सकता है अपने आप? देखो, मैं यहां से इसको इधर लेकर के गया नहीं। और वापस इधर इसको अपने आप आ सकता है क्या? हम्म। नहीं आ सकता ना। बट देखिए नहीं आता यहाँ, सर। हाँ, बट यहाँ पे क्या था कि बॉल को मैं इधर लेके गया, इस पोजीशन से डिस्टर्ब किया, दोबारा से वो उसी जगह पे आ गया, है कि नहीं? हम इधर लेकर के जाने की कोशिश कर रहे हैं, दोबारा से वो इधर की तरफ आ जा रहा है। आ रहा बात समझ में? आया बात समझ में? बट इस वाले सिचुएशन में बॉल को जब मैं इधर लेकर के जाऊंगा तो इधर ही जाता रहेगा, या बॉल को मैं इधर लेकर के जाऊंगा तो इधर ही जाता चला जाएगा और एक नई जगह पे पहुंच जाएगा, एक नई जगह पे पहुंच जाएगा। वहां पर भी वो किस में आ जाएगा? इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, आ रहा बात में? जैसे मैं इस बॉल को इस तरफ लेकर के गया तो ये एक नई जगह पे पहुंच गया, इस जगह पे जाकर के फिर से ये इक्विलिब्रियम में आ गया। ठीक है, बट दोबारा से लौट करके इस पोजीशन पे नहीं आया। समझ में आया मेरी बात? हेलो? यस सर। अब एक और सिचुएशन कंसिडर करते हैं। मान लो ये आपके पास स्फीयर है, देखिए ये जो है ना, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये बहुत काम की चीज है, बहुत काम। फिजिक्स के अंदर मतलब अर्थ का शेप वगैरह, ठीक है, जो किसी भी चीज का शेप जो है वो इसी से डिफाइन किया जाता है, इसी टर्म से। आने वाले टाइम में आपको, अगर आप फिजिक्स में पढ़ते, अगर आगे जैसे फॉर एग्जांपल मास्टर वगैरह करोगे फिजिक्स से, एमएससी वगैरह, या फिर क्या कहते हैं एमटेक वगैरह, तो आएगा समझ में। और इसका क्या, अच्छा यस, थोड़ा सा इसको यस, ठीक है। अब देखिए इस जगह पे बॉल था, देखो इस जगह पे बॉल है, तो नॉर्मल ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ, नेट फोर्स 0। बताओ, नेट फोर्स 0 ना इसके ऊपर, मतलब ये इक्विलिब्रियम में है, ये जो बॉल है वो इक्विलिब्रियम में है। हेलो? हेलो? यस सर। हाँ, प्लीज अनम्यूट रखना अपने आप को ना, मुझे हाँ अनम्यूट रखना, तो फील आता है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाता है। अनम्यूट ही है सर। हाँ, बट अगर मान लो बॉल को आप इधर लेकर के गए, इस बॉल को हमने यहां पहुंचा दिया, तो तुम्हें लगता है क्या ये दोबारा इस जगह पे आएगा? अगर थोड़ा सा भी मैंने डिस्टर्ब कर दिया तो ये बॉल पहुंच जाएगा यहां पर, ऐसे करके, और वो दोबारा से लौट करके नहीं आएगा, और नीचे लुढ़क के चला जाएगा। है ना? आया बात में? तो अब अपने कॉमन सेंस से मुझे बताओ, कौन सा चीज स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है, और कौन सा नेचुरल है इस पूरे सिचुएशन को देख करके? पहला वाला स्टेबल है, पहला वाला मैं स्टेबल कहूं या अनस्टेबल कहूं? पहला वाला जो बीच वाला पोजीशन है। हाँ, पहला वाला पोजीशन है। अगर हम इसको यहां लेकर के जाते हैं तो दोबारा से वो उसी जगह पे आ जाता है, तो ये स्टेबल हुआ या अनस्टेबल हुआ?
स्टेबल। Yes, it स्टेबल is हो a जाएगा ना। stable. स्टेबल। So this location is called stable equilibrium position. Stable equilibrium position. Equilibrium position. आया बात समझ में? Equilibrium position means अगर सिस्टम इस जगह से आप दोबारा इसको इधर लेकर के जाते हो, दोबारा से वो उसी जगह पे आ जाएगा। वो स्टेबल। हाँ, उसी जगह पे आ जाएगा। आया बात समझ में? तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन मींस यदि हम सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, किसी इस बॉल को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ये दोबारा से अपने उसी पोजीशन को रीस्टोर कर ले रहा है। मींस व्हेन वी डिस्टर्ब the system, then disturb the system or equilibrium, then system come again into equilibrium, or it restored the equilibrium position. System restored the equilibrium position. कोई प्रॉब्लम? पक्का? हेलो? ये कैसा होगा? स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? अनस्टेबल होगा। ये अनस्टेबल होगा। दिस इज द अनस्टेबल। व्हाई इट इज अनस्टेबल? बिकॉज अगर आपने एक बार आपने सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया तो दोबारा से ये अपने उसी जगह पे नहीं आ पाएगा, दोबारा से अपनी जगह पे नहीं आ सकता। मींस ये जो हुआ कौन सा पोजीशन हुआ? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ऐसा सिस्टम क्या कहलाएगा? तो कॉमन है सर, क्योंकि नीचे की ओर ढलाई हो रहा है ना सर। हाँ। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ? आपने एक बार इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया तो दोबारा से आप उस इक्विलिब्रियम पोजीशन को अचीव नहीं कर सकते। बट इसमें अचीव कर सकते थे। पाएंगे। हाँ, इसमें अचीव कर सकते हैं बट इसमें अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। कैसा इक्विलिब्रियम हुआ? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत है? मींस वी कैन नॉट अचीव द सेम पोजीशन। इसी का उल्टा करना है। व्हाट इज द नेचुरल इक्विलिब्रियम? देखिए, नेचुरल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि इस लोकेशन पे था, दिस इज द नेचुरल इक्विलिब्रियम। नेचुरल इक्विलिब्रियम उसी जगह पर। हाँ, जैसे इस लोकेशन पे था तो ये इक्विलिब्रियम में था। हमने लोकेशन चेंज कर दिया तो वापस तो उस लोकेशन पे नहीं आ पा रहा है, बट नए लोकेशन पे जाकर के फिर से इक्विलिब्रियम में आ जा रहा है। आ रहा बात में? बॉल को हमने पोजीशन के चेंज किया, सिस्टम के पोजीशन को चेंज किया तो नए पोजीशन पे तो आ जा रहा है, तो बट नए पोजीशन पे आकर के फिर से इक्विलिब्रियम में आ जा रहा है। बट ऐसे इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। एक बार आपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया तो अब देखो यहाँ पे बॉल आएगा, तो क्या इस जगह पे आकर के दोबारा से इक्विलिब्रियम में आ सकता है क्या? ये इसमें ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। बट देखो, आपने इस बॉल को उठा करके यहां से यहां पे रख दिया तो ये नए पोजीशन पे आ गया इक्विलिब्रियम में। आ रहा बात में? आ रहा बात में? कोई प्रॉब्लम? यानी व्हेन वी डिस्प्लेस, इसका मतलब क्या हुआ? व्हेन वी डिस्प्लेस, यस, व्हेन we displaced the system from equilibrium position, when we disturb the system from equilibrium position, then system come into equilibrium position at new location, correct? आया बात सुनिए? हेलो? यस सर। मीन्स हमारे पास तीन टाइप का सिस्टम होगा, तीन टाइप का इक्विलिब्रियम होगा। पहला होगा स्टेबल, दूसरा नेचुरल और तीसरा अनस्टेबल।
स्टेबल में क्या होगा कि यदि हम सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, मतलब उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं, तो दोबारा से वो क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है, उसी लोकेशन पे। नेचुरल में क्या होगा कि हमने पोजीशन को चेंज किया, हमने लोकेशन को चेंज कर दिया, सिस्टम के लोकेशन मतलब इक्विलिब्रियम में था, हमने उसको डिस्टर्ब किया, तो एक नए लोकेशन पे आएगा, उस लोकेशन पे आने के बाद फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। बट अनस्टेबल में क्या होगा, अनस्टेबल में यदि आपने कोई चीज पहले इक्विलिब्रियम में था और उसको आपने डिस्टर्ब कर दिया, तो दोबारा से वो उस लोकेशन पे नहीं आ सकता। आया बात समझ में? हेलो, एनी प्रॉब्लम? यस सर। प्रथम समझ में आया? हेलो नो सर। प्रथम, हेलो, यस सर। हाँ समझ में आया? हाँ हाँ आ गया। तो 3 टाइप का इक्विलिब्रियम हुआ। प्लीज म्यूट मत क्या करो, ठीक है, डोंट म्यूट। यस, तो है, करंट कट रहा है सर बार बार, इसलिए ऑटोमेटिक म्यूट हो रहा है सर, करंट कट रहा है। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, थोड़ी बारिश पड़ रही है इधर, थोड़ी थोड़ी। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, तो 3 टाइप का इक्विलिब्रियम हुआ। तो देखो, ये एक्चुअली में आप अपने लाइफ में भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। ये सारा सारा ना, दैट्स ऑल आर द फिलॉसफी, द फिजिक्स इज द फिलॉसफी। हम देखें 3 टाइप के दुनिया में लोग होते हैं, ठीक है, 3 टाइप के लोग हैं, एक स्टेबल, दूसरा अनस्टेबल, तीसरा नेचुरल। मतलब मान लो कि किसी को हमने डिस्टर्ब किया, तो होता क्या है कि थोड़े देर के लिए तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, फिर से वो अपने उसी उसी जिस कंडीशन में था उसी कंडीशन में लौट करके वापस आ जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब आपकी पढ़ाई चल रही है, आप लोग नीट के लिए या फिर आईआईटी जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, कुछ हुआ, लेट सपोज कुछ हो गया, डिस्टर्बेंस हो गया, कुछ भी डिस्टर्बेंस हो गया, तो होगा क्या, थोड़ी देर के लिए अगर आप बहुत सीरियस हो, आप बहुत ज्यादा सीरियस हो अपने एग्जाम को लेकर के, अपने कैरियर को लेकर के, तो थोड़ी देर के लिए आप डिस्टर्ब जरूर होगे, बट दोबारा से आप क्या आ जाओगे, उसी कंडीशन में आ जाओगे, फिर से लग जाओगे। तो इसका मतलब किस टाइप का इक्विलिब्रियम हुआ, स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम हुआ, स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। स्टेबल। बट वहीं पे कुछ लोग क्या होते हैं, मान लो प्रिपरेशन स्टार्ट की, ठीक है, प्रिपरेशन स्टार्ट की, अब कुछ थोड़ा बीच में दिक्कत आ गया, अब वो दिक्कत आ गया, तो क्या होगा, वो डिस्टर्ब हो गया। अब एक बार वो जो डिस्टर्ब हो गया, दोबारा से उस जगह जिंदगी में दोबारा उस जगह पे आ ही नहीं पाएगा। तो उस टाइप का इंसान क्या कहलाएगा, अनस्टेबल। क्या कहलाएगा, अनस्टेबल। आया बात समझ में? अनस्टेबल। वहीं पे नेचुरल इक्विलिब्रियम में क्या है, देखिए, पहले सपोज दैट किसी ने स्टार्ट किया प्रिपरेशन किसके लिए, आईआईटी बॉम्बे के लिए, लेट सपोज आईआईटी बॉम्बे में जाना उसको, ठीक है, उसने पूरा गोल बना लिया आईआईटी बॉम्बे में जाना है, फिर पता नहीं क्या हो गया, उसके बाद उसने अपना कह दिया अब आईआईटी बॉम्बे नहीं, अब तो एनआईटी मिल जाए तब भी चलेगा काम, एनआईटी में भी कोई एनआईटी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, तो हम वहां पे अपना एडजस्टमेंट कर लेंगे। मतलब कि एक बार उसने पढ़ना स्टार्ट किया, एक बार उसका गोल चेंज हुआ, फिर एक नया गोल आ गया कि चलो भाई ठीक है, अब मुझे डॉक्टर नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं नर्स ही बन जाती हूँ, चलो नर्स ही नहीं तो अब कुछ और ही बन जाते हैं। तो मतलब क्या हो रहा है कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप का उसके पास लोकेशन आ जा रहा है, अलग अलग माइंड का सिचुएशन आ जा रहा है। तो इस टाइप के सिचुएशन को हम लोग नेचुरल इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। तो एक हो गया स्टेबल रहेगा, एक अनस्टेबल होगा, एक होगा नेचुरल इक्विलिब्रियम। तो कौन सा अच्छा है, स्टेबल, अनस्टेबल और नेचुरल? स्टेबल। स्टेबल, यस। कैसा है, स्टेबल। स्टेबल, स्टेबल मीन्स इफ यू डिसाइड टू डू समथिंग यू हैव टू बी डू सेम, जब तक आपका वो गोल और मिशन कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। सो वेट, उसका मतलब क्या होगा, अगर आपका डिस्टरबेंस आएगा भी, दोबारा से आप उसी पोजीशन में उसी जोश और जुनून के साथ फिर से वो काम करना स्टार्ट कर दोगे। सो दैट इज व्हाट नेचुरल स्टेबल इक्विलिब्रियम, दैट इज व्हाट स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब ये तो हो गई बात। अब एक चीज सोचो ना, अब दुनिया में जो स्टेबल होता है, जो चीज स्टेबल होगा, तुम देखोगे बड़े शांत स्वभाव का होता है वो, है ना, बहुत शांत स्वभाव का होता है, बड़ा शांत स्वभाव का होता है, मतलब काम की बात करेगा, काम की चीजें रखता है, ठीक है, लाइफ में जो चीजें काम की होगी, जो उसके गोल तक उसको पहुंचने में हेल्प करेगा, बस वो उसी चीज में एंगेज रहता है, बाकी चीजों में एंगेज नहीं रहता, है ना, पबजी वबजी नहीं खेलता, है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी चीज की रहा है, पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई कर रहा है, पबजी नहीं खेलेगा बैठ करके, या फिर कोई गेम वेम नहीं खेलेगा, मतलब कोई फालतू काम नहीं करेगा,
कोई फालतू काम नहीं करेगा, वो सिर्फ अपने गोल के प्रति डेडिकेटेड रहेगा। ठीक है, तो डेडिकेटेड कब रहेगा? डेडिकेटेड रहेगा तो इसका मतलब क्या है, वो बड़ा शांत होगा, मतलब उसकी जो एनर्जी होगी, उसके पास जो इंटरनल एनर्जी होगी, है ना, जो मतलब उसके पास जो एनर्जी है वो क्या होगा, मिनिमम होगा। जो चीज किसी भी सिस्टम की एनर्जी यदि मिनिमम है, किसी भी सिस्टम की एनर्जी क्या है, मिनिमम है, समझ रहे बात को, मतलब उसके पास अगर एनर्जी मिनिमम है, एनर्जी मिनिमम होने का मतलब नहीं है कि उसका पोटेंशियल कम हो गया कुछ भी नहीं करने का, है उसके पास पोटेंशियल टू डू समथिंग, बट व्हाट हैपन, जो एनर्जी है उसका जो नेचर है वो काफी स्टेबल होगा। तुम लोग देखोगे कि बहुत लोग बहुत सारी चीज बनने की कोशिश करता है, बट उसको बहुत टाइम लग जाता है वो चीज बनने में, है ना। कोई चीज स्टार्ट किया, सपोज दैट कोई नीट की प्रिपरेशन किया, तो कोई पहले बार में निकाल देता है, कोई 5-5 साल लगा जाता है, 3-3 साल लगा देता है ना। तो क्या होता है कि जो जो जब हम उस लायक होते हैं, तभी हम वो चीज बन पाते हैं, है ना। जब हम उस लायक होंगे, अगर हमें सच में हमारे अंदर वो क्वालिटी है डॉक्टर बनने की, तो हम ऑटोमेटिकली डॉक्टर बन जाएंगे। ठीक है, यानी कुछ भी जो जब वो टाइम आएगा तो वो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, बट 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 उस लोकेशन पे पहुंचने के लिए क्या होना चाहिए, यू हैव टू बी वेरी, मतलब वो जो इंसान होगा क्या होगा, काफी स्टेबल, मींस उसकी एनर्जी बहुत, वो अपनी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में यूटिलाइज कर रहा होगा, बाकी चीजों में, फालतू चीजों में नहीं यूज करेगा। ठीक है, जो भी उसके पास इंटरनल एनर्जी है वो कम होगा और वो सिर्फ पढ़ाई के लिए होगा। ठीक है, सो मींस any system have internal energy is less, or you can say less, मतलब minimum potential energy, minimum potential energy, minimum potential energy, है ना, minimum potential energy, minimum potential energy, then that type of system is called a stable equilibrium position. Means if a system have minimum potential energy, then what type of equilibrium it have, stable equilibrium position, स्टेबल इक्विलिब्रियम। आ रहा बात में, सिस्टम किसमें होगा, स्टेबल होगा, है ना, सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। यस सर। ठीक है, जैसे हम लोग वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं ना, एटम वगैरह, मॉलिक्यूल्स वगैरह, एटम वगैरह होता है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं अगर पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हुआ, अब आप लोग पढ़ चुके होंगे शायद 12th में, 11th में, है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो उसमें पढ़ा होगा अगर इलेक्ट्रॉन्स पहले ऑर्बिट में हुआ तो एनर्जी -13.6 होगा, दूसरे में गया तो उससे थोड़ा ज्यादा होगा। तो अगर पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन से तो ज्यादा स्टेबल है, क्यों, क्योंकि वहां पर जो एनर्जी है वो ज्यादा बहुत कम है, मिनिमम है। ठीक है, यस यस, सो एनर्जी वेन एवर मिनिमम देन सिस्टम इन स्टेबल, व्हाट काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। बट वहीं पर एनर्जी मैक्सिमम है किसी सिस्टम की, एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, तो वो क्या होगा, अनस्टेबल। क्या होगा, अनस्टेबल, अनस्टेबल, अनस्टेबल। बट वहीं पर हम एनर्जी के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि मैक्सिमम है या मिनिमम है, वी डोंट नो अबाउट दैट, न्यूट्रल, नेचुरल, सो आइदर मैक्सिमम, we cannot say, simple you can say, you cannot, we cannot say whether u is maximum or minimum, u is maximum or minimum. Okay, so that type of situation is called what, natural equilibrium position, natural equilibrium. कोई दिक्कत, कितने टाइप के मैंने इक्विलिब्रियम बताया आपको, 3 टाइप का इक्विलिब्रियम बताया, नो सर, 3 टाइप का। 3। यस, अब थोड़ा मैथमेटिकली आते हैं, थोड़ा सा चीज को हम मैथमेटिकली समझते हैं, है ना, थोड़ा मैथमेटिक्स, मैं अब थोड़ा मैथमेटिक्स यूज करता हूँ। ठीक है, ये तो मैंने आपको फिजिकली चीजों को समझाने की कोशिश की है, मैथमेटिक्स समझते हैं, व्हाट इज द मैथमेटिक्स बिहाइंड दैट। मान लीजिए ये मैंने ग्राफ बनाया है, ये जो ग्राफ बनाया है मैंने आर, और ये बनाया है यू, ये यू वर्सेस आर का ग्राफ है। ध्यान से सुनो, मैंने ये जो ग्राफ बनाया है पोटेंशियल एनर्जी एंड रेडियल डिस्टेंस के बीच में, आपने माइट यू ये वाला ग्राफ आपने देखा होगा, देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाओगे तो इसमें ऐसा करके ग्राफ आपने देखा होगा, जरूर देखा होगा, ये वाला ग्राफ ऐसे करके, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी, यहां पे रेडियल डिस्टेंस, मींस न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस हो गया,
हाँ, आ रहा है बस में, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स घूमता है यस सर। ना। तो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस इज आर। ठीक है, ओके, हेलो, सही है। हाँ, तो आपने ग्राफ कुछ ऐसा हाँ, करके Yes, देखा sir. होगा, है ना। राइट, यस, देखे है ना सर। हाँ देखा है। हाँ, तो क्या हो रहा है, केमिस्ट्री देखो कहां से आ रहा है, फिजिक्स से आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, दिस सब्जेक्ट इफ यू अंडरस्टैंड, यू कैन अंडरस्टैंड एनी सब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि सब कुछ इसी से आया है। नाउ देखिए, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस किसका बीच का डिस्टेंस बनाया मैंने, आर के बीच में। आर क्या है यहां पर, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस न्यूक्लियस के सेंटर से। तो जब इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस सेंटर से चेंज करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या करेगा, चेंज करेगा। क्या करेगा पोटेंशियल एनर्जी, यहां पे मैंने क्या माना है, एटम को सिस्टम माना है। तो एटम के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स है। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर है। तो जब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच का सेपरेशन चेंज होगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच का सेपरेशन चेंज होगा, तो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि जब दो चार्ज पार्टिकल के बीच का सेपरेशन चेंज होता है, देन व्हाट हैपन, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम विल चेंज, configuration of the system will be changed, so the potential energy of the system will be change. Okay, Change. same to same, let us try to understand. अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में है तो जो एटम का कॉन्फ़िगरेशन होगा, यानी जो शेप साइज होगा वो अलग होगा। अब वहीं पर अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट या फोर्थ ऑर्बिट में चला गया तो सेपरेशन बढ़ गया न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ कि नहीं हुआ, है ना। सो whenever the configuration of the system will change, whenever the configuration of the system will change, then you say that potential energy of the system will change, potential energy of the system will be changed. Correct? Any problem? Hello? नो सर। Okay, so No, sir. this is the, you can draw, you can draw the graph, you can draw the graph between u and r, u and r, ठीक है, u and r, ठीक है। Any problem? Hello? नो, Yes. तो आपके No, ये sir. अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, इसका मतलब u क्या होगा, फंक्शन होगा किसका, r का। मतलब r जैसे से चेंज करेगा u भी चेंज करेगा, है ना। r जैसे से चेंज करेगा वैसे वैसे u भी चेंज करेगा, Yes, sir. है ना। तो ग्राफ मुझे ड्रॉ करना है, हमारे पास ग्राफ दे रखा होगा और उस ग्राफ को देख करके हमें बताना है कि वेदर सिस्टम इन इक्विलिब्रियम और नॉट, और इक्विलिब्रियम में होगा तो किस टाइप के इक्विलिब्रियम में होगा, और किस टाइप के इक्विलिब्रियम में होगा, बात समझ में मैंने क्या बोला, इक्विलिब्रियम में होगा तो किस टाइप के इक्विलिब्रियम में होगा और कौन से लोकेशन पे होगा। मतलब जैसे मैं इलेक्ट्रॉन्स और अगर मैं ये यहां पे देखूं न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच का डिस्टेंस r है, तो r यदि चेंज कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है। तो एक ऐसा लोकेशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का जब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स मिल करके सिस्टम किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। अब वो किस टाइप के इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल है या अनस्टेबल है, वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पर्टिकुलर r की वैल्यू के लिए होगा। तो हमें वो r फाइंड करना होगा, क्या फाइंड करना होगा, वो r फाइंड करना होगा कि किस लोकेशन पे, किस लोकेशन पे, यानी r मतलब ये सेपरेशन क्या होना चाहिए जिसके लिए आपका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है या मैक्सिमम है, ये हमें फाइंड करना होगा। कोई दिक्कत? हेलो, एनी प्रॉब्लम? No, नो sir. सर। ठीक है, तो मान No, लीजिए, हाँ अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से समझना कि लेट अस सपोज आपके पास ग्राफ है u वर्सेस r का, u वर्सेस r का, ऐसे करके ग्राफ है, ऐसे करके, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, मैंने अभी आपको बताया था du बाई डी आर इक्वल टू माइनस ऑफ एफ, है ना, है ना, अभी हाँ, बताया मैंने du बाई डी आर इक्वल टू माइनस ऑफ एफ। तो इसका मतलब अगर आपके पास u वर्सेस r का ग्राफ है, u वर्सेस r का ग्राफ है, u वर्सेस r का ग्राफ है, तो du बाई डी आर क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा, du बाई डी आर का मतलब क्या है, Slope. स्लोप ऑफ व्हाट, टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप Tangent ऑफ का slope. टेंजेंट, यस।
टेंजेंट। यस, इफ यू ड्रॉ, सपोज यू ऐसे आपने ड्रॉ किया, तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, दैट इज थीटा। आ रहा में, एंड दैट tan थीटा इक्वल टू यू कैन से du by dr। कोई प्रॉब्लम? dr du by dr, and that is equal to what? minus of f। minus of f। करेक्ट। अच्छा, थोड़ा सा और आते हैं आगे सिचुएशन पे। देखिए, ये मैंने ग्राफ बनाया u वर्सेस r का। तो ग्राफ कुछ इस टाइप से है। ठीक है, अब अगर मैं टेंजेंट यहां पे ड्रॉ करूं तो क्या आ जाएगा बताओ? इट इज पैरेलल टू दिस एक्स एक्सेस और नॉट, है ना? यस सर। मींस इस लोकेशन के लिए r इक्वल टू मान लो r नोड, इस लोकेशन के लिए du बाई डी आर यहां पर, क्योंकि स्लोप क्या हो गया इस लाइन का, क्या है, कितना लाइन में एंगल 0, तो du बाई डी आर क्या होगा इस लोकेशन पे? 0 होगा। आ रहा बात में? यस सर। प्रॉब्लम, यानी लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। दूसरा, यहां पे मैंने u बनाया, यहां पे मैंने r बनाया, ठीक है, u बनाया और r बनाया, कोई प्रॉब्लम है? No. अच्छा, अब मैं अगर एक लाइन ड्रॉ कर दूं ऐसे करके, तो भी क्या होगा? कितना टाइम हो गया? du बाई डी आर तो भी 0 होगा। 0 होगा, ठीक है। अच्छा, अगर वो मैं कांस्टेंट हो जाएगा और प्लस 0 भी हो जाएगा सर। हाँ हाँ, अभी अभी आता हूँ, मैं उस चीज पे आता हूँ, ठीक है। अगर ऐसे करके बनाया मैंने और यहां पे टेंजेंट ड्रॉ किया इस लोकेशन पे, r इक्वल टू r नोड पे, देन अगेन du बाई डी आर इज 0, है कि नहीं है? है कि नहीं है? मींस, है सर। है ना? मींस ये जो लोकेशन है, या फिर इस वाले सिचुएशन में या इस वाले सिचुएशन में du बाई डी आर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, और ये इक्वल टू क्या होता है? माइनस ऑफ 0 आ रहा है। माइनस ऑफ f, यानी f इक्वल टू क्या आ गया? 0। इसमें भी f इक्वल टू क्या आएगा? 0। और इस वाले केस में इस लोकेशन के लिए f इक्वल टू क्या आएगा? है ना? कोई दिक्कत? तो मैंने यस, तो इसका मतलब यस मींस du बाई डी आर इक्वल टू 0 मींस कहां पे हो रहा है? इस लोकेशन पे हो रहा है। इसका मतलब r इक्वल टू r नोड के लिए, मतलब जब r की वैल्यू किसके बराबर होगी? r नोड के बराबर होगा, तो ये कौन से पोजीशन को बता रहा होगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन को बता रहा होगा। कौन से पोजीशन को बता रहा होगा? इक्विलिब्रियम, सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। यहां पे भी सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, यहां पे भी सिस्टम कहां पे? इस लोकेशन पे, इस लोकेशन पे इक्विलिब्रियम में है। किसमें? इक्विलिब्रियम में है। करेक्ट? एनी प्रॉब्लम? हेलो? यस सर। इस लोकेशन पे, इसमें हर एक लोकेशन पे इक्विलिब्रियम में होगा, एट एवरी लोकेशन, एट एवरी लोकेशन। और इसमें सिर्फ इस लोकेशन पे इक्विलिब्रियम में होगा, इसमें इस लोकेशन पे इक्विलिब्रियम में होगा। बात आ रहा समझ में? हेलो? हेलो? यस सर। ठीक है। हाँ, अब देखिए, हाँ जी सर। हाँ, अब मुझे एक चीज बताओ, कनिष्का समझ में आ रहा है आपको? हेलो? फिर म्यूट कर लिया कनिष्का ने। समझ में आ रहा है आपको? हेलो? 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 चलिए गई क्या? हेलो? कनिष्का? ओके, सी, तो अगर मैं देखो, जब मैं इधर से इधर की तरफ जाऊं,
इधर से इधर की तरफ जाओ, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रहा है, घट रहा है। सी देखो, पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और उसके बाद फिर से इंक्रीज कर रहा है। आ रहा बात में, फिर से इंक्रीज कर रहा है, पहले डिक्रीज कर रहा है, फिर उसके बाद इंक्रीज कर रहा है। बात आ रहा समझ में? और इस लोकेशन पे जाकर के पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जा रहा है, मिनिमम हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं, जीरो कहां हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं हुआ, du by dr जीरो हुआ, 4 जीरो हुआ इस जगह लोकेशन पे। बट इस लोकेशन पे एनर्जी क्या हो गई, मिनिमम हुई कि नहीं हुई? इस लोकेशन पे एनर्जी क्या हो गई, मिनिमम हो गई। तो ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम होगा, मिनिमम। यस, सो ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल स्टेबल। यस, इसमें मुझे बताओ, यहां पर पहले एनर्जी बढ़ता गया, फिर उसके बाद एनर्जी घटता गया, तो इस लोकेशन पे एनर्जी क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। इस लोकेशन पे एनर्जी क्या हो गया, मैक्सिमम, एनर्जी मैक्सिमम, एनर्जी इज मैक्सिमम। अगर एनर्जी मैक्सिमम हो, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया, अनस्टेबल, सॉरी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। उसका नेट नहीं चल रहा क्या कनिष्का का? हेलो, और ये बाजू वाला आपका वो नेचुरल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। हाँ, ये हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये नेचुरल। और इस वाले केस में देख सकते हो, एनर्जी ना तो बढ़ रही है और ना ही घट रही है, एनर्जी नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज, यानी यू इज नाइदर इंक्रीज, हाँ, नाइदर इंक्रीज और नॉर डिक्रीज, नाइदर मैक्सिमा और नॉर मिनिमा, है ना तो मैक्सिमम वैल्यू मिली ना तो मिनिमम वैल्यू मिली। तो इसका मतलब ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम हुआ, नेचुरल इक्विलिब्रियम हुआ। नेचुरल। अब याद करो, अभी कुछ देर पहले देखो, देखो ये जो सरफेस था किस टाइप का शेप का था, इस शेप का था, देखो इस शेप का है। और यहाँ पे देखो, मैंने जो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का जो ग्राफ बनाया है, उसका शेप भी कैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा नहीं आ रहा, आया बात समझ में? देखो ऐसा आ रहा है। तो इसका मतलब अगर हम अगर ये अगर मान लो सरफेस होता, इसके अंदर बॉल रखा होता, तो ये कौन से टाइप में इक्विलिब्रियम में आता, स्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर्म में आता। इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में देखो बॉल कैसे था, इस वाले सरफेस पे था, ध्यान से देखो, इस वाले सरफेस पे था, है कि नहीं? और यहाँ पे देखो जो ग्राफ बन रहा है वो किस सरफेस वाला बन रहा है, ऐसा करके बन रहा नहीं बन रहा, आ रहा बात समझ में? हाँ, तो कोरिलेशन है कि अगर इस टाइप का सरफेस आपको मिल रहा है, तो वहां पर अगर कहीं पे भी, मैंने बताया था, अगर इस लोकेशन पे कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखोगे तो ये इक्विलिब्रियम में होगा, बट इधर और इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। हाँ। तो ये इस वाले केस में जब एनर्जी मैक्सिमम हुई तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एनर्जी मिनिमम हुई तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, एनर्जी ना तो मैक्सिमम है ना तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, नेचुरल इक्विलिब्रियम। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? यस, नो सर, नो प्रॉब्लम सर। अच्छा, हाँ, स्प्रिंग को कह सकते हैं वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में? हाँ, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है ना स्प्रिंग, क्यों? क्योंकि अब देखो, स्प्रिंग को यदि आप इधर लेकर के जाओ या फिर इधर लेकर के जाओ, दोबारा से वो इसी पोजीशन पे आ जाएगा, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, है ना, सेम टू सेम। यस यस। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है, एक चीज यहाँ पर जस्ट आपको रिमेंबर रखना है कि यहाँ पे देखो du by dr इस लोकेशन पे क्या हो गया, r इक्वल टू r नोड पे, इसमें du by dr क्या हो गया, तो मुझे क्या मिल रहा है, इक्विलिब्रियम मिल रहा है। और हम स्टेबल इक्विलिब्रियम, हाँ, जब स्टेबल और अनस्टेबल कब कह रहे हैं, जब एनर्जी मैक्सिमम और मिनिमम या फिर, ठीक है, ओके, यस। तो अब एक चीज है, इसी लोकेशन पे यदि मैं पोटेंशियल एनर्जी का डबल डेरिवेटिव लेता हूं, क्या करता हूं, डबल डेरिवेटिव, एक बार तो सिंगल डेरिवेटिव लिया, पहले क्या करेंगे हम लोग, सिंगल डेरिवेटिव लेंगे, कहां पर निकाल रहे हैं, एट r इक्वल टू r नोड पे, ये क्या आ गया, 0 आ गया। इसी लोकेशन पे r इक्वल टू r नोड पे मैंने क्या किया, डबल इंटीग्रेशन निकाला, किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। यदि ये लेस देन जीरो हुआ,
तो क्या होगा, U आपका मैक्सिमम होगा। U क्या होगा आपका, आया बात समझ में? हेलो, मैक्स। हाँ मैक्स। और अगर यस सर। यहीं पर डी, इसी लोकेशन के लिए du बाय डी आर स्क्वायर यदि ग्रेटर, लेस देन 0। हाँ ग्रेटर देन 0 हुआ, क्या हुआ, सॉरी सॉरी, ग्रेटर देन 0 हुआ, तो तो u यू मिनिमम। मिनिमम हो जाएगा। और अगर इस वाले सिचुएशन में अगर आप डबल डेरिवेटिव निकालते हो ड्यू बाई डी आर स्क्वायर, ठीक है, ना तो ये पॉजिटिव होगा और ना ही नेगेटिव होगा, ठीक है, ना तो यहां पर मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मींस एग्जिस्ट नहीं, नो एग्जिस्टेंस, नो एग्जिस्टेंस, क्योंकि जीरो को डिफरेंशिएट करोगे क्या, जीरो को डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते, नो एग्जिस्टेंस। ओके, कैसा करेंगे 0 को हाँ, डिफरेंशिएट? तो यानी कि कहने का मतलब हुआ अगर कोई चीज स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, तो पहले क्या करना होगा, क्या होगा, देखो इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या चाहिए, du बाई डी आर इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये कंडीशन है किसके लिए, कि इससे क्या पता चलेगा हमें कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। अगर du बाई डी आर इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब सिस्टम किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। अब हम क्या करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट करने पर उसी लोकेशन के ऊपर हम ये चेक करेंगे कि डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है या एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब उस लोकेशन पे एनर्जी क्या है, मिनिमम है, और उस लोकेशन पे यहां पे एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। तो अगर ये चीज लेस देन 0 मैक्स। तो इसका मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। अगर ये मिनिमम आ गया, ये ऐसा आ गया, तो इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? हेलो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मैंने आपको यहाँ पर डेरिवेटिव जो निकालते हैं, देखिए ये मैं अभी इसलिए नहीं समझा पा रहा हूं क्योंकि तुम्हें थोड़ा मैथमेटिक्स यूज करना पड़ेगा। ध्यान रखना कि ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, जो डिफरेंशिएशन मैंने आपको पढ़ाया था उसका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। कि यदि कोई भी चीज इक्विलिब्रियम में, पहले क्या करना होगा कि कोई भी चीज मैक्सिमम, अगर आपसे पूछा जाए कि कोई चीज मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो आप क्या करोगे, पहले एक बार डिफरेंशिएट करोगे, उसको 0 के बराबर पुट करोगे, उसके बाद उसी हाँ लोकेशन पे दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे। अगर डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 हाँ, आ गया, इसका मतलब वो चीज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका ये मतलब वो मैक्स। चीज मिनिमम होगा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? यस सर। सो दैट इज नो व्हाट, सर। that is what, stable, unstable, this is a type of equilibrium. You have to remember this is the type of equilibrium that I discuss here. Okay, hello, तो देखो, हाँ, ओके। यस सर। आपने बॉन्डिंग, ये केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी थी ना, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग हाँ है ना, केमिकल बॉन्डिंग, उसमें ग्राफ बनता है, ये आपने देखा होगा, केमिकल स्ट्रक्चर, जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे उसमें ये ग्राफ बनेगा। आया बात में कि दो एटम होगा, ये दो एटम है, मान लो हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, मान लो r हो गया, हाँ है ना। तो ये इसके बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग कब होती है, इनके बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग कब होगी, बॉन्ड कब फॉर्म होगा, जब एनर्जी क्या होगा सिस्टम का, यानी जब ये दोनों एक ऐसे लोकेशन पे पहुंचेंगे जहां पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, इनके बीच में 0 हो जाएगा। बात समझ रहा है, इन दोनों एटम्स 0। के, यस, इन दोनों एटम्स के बीच में बॉन्ड, तभी बॉन्ड का मतलब, अरे बॉन्ड मतलब ये नहीं होता लकड़ी से इसको जोड़ना है, बात समझ रहे हो बात को, बॉन्ड का मतलब इन दो, ऐसा नहीं होता लकड़ी से इसको जोड़ना है, बात समझ रहे हो मेरी बात को? आइदर बाय शेयरिंग, आइदर बाय ट्रांसफर। हाँ बट वो है, बट एक्चुअली में क्या है, बॉन्ड का मतलब क्या है कि जो फोर्स है, बॉन्ड मतलब फोर्स, बॉन्ड का मतलब हाँ, है फोर्स, कि बॉन्ड इज दो अ फोर्स। यस एटम्स सर। के बीच में फोर्स, दो एटम्स के बीच में फोर्स आ रहा बात में। हेलो, हेलो, हाँ आ रहा बात हाँ में, हाँ। बॉन्ड का सर मतलब, आवाज कट के आ रही है। आवाज कट रही है, हेलो, यस सर, बीच बीच में। ओके ओके ओके, मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ।
मैं ये कह रहा था कि दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है, दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है, बॉन्ड का मतलब क्या है यहां पर? बॉन्ड का मतलब है फोर्स। बॉन्ड मतलब लकड़ी नहीं है कि इसे दो एटम को लकड़ी से जोड़ दिया आपने। इनके बीच में फोर्स है। उस फोर्स को हम ये बॉन्ड कहते हैं कि दो एटम्स के बीच में फोर्स है। ठीक है, तो यदि आप देखो कि ये दोनों बॉन्ड कब फॉर्म होगा, द बॉन्ड कब फॉर्म करेंगे कि दो एटम्स मिलकर के बॉन्ड कब फॉर्म करेगा, जब दोनों एटम की एनर्जी यानी पूरे सिस्टम की एनर्जी मिनिमम हो। एनर्जी क्या हो? मिनिमम हो। देखो इस लोकेशन पे एनर्जी, यस, इस लोकेशन पे एनर्जी मिनिमम हो जा रहा है, यानी दोनों एटम्स के बीच का डिस्टेंस यदि r इक्वल टू r नोड, जिसे बॉन्ड लेंथ कहते हैं, इट्स कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। याद आ रहा है? बॉन्ड लेंथ कि यदि इनके बीच का सेपरेशन r नोड हुआ तो उस जगह पर एनर्जी क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। और इनके बीच में जो फोर्स होगा, नेट फोर्स, वो क्या हो जाएगा? जीरो। ना तो ये अट्रैक्ट कर रहे होंगे ना रिपेल करेंगे। आराबास में ना तो ये अट्रैक्ट करेंगे ना ही रिपेल करेंगे। इस जगह पर, यस, इस जगह पे जाकर के एनर्जी हो जाएगी मिनिमम। तो इस लेंथ को, इन दोनों एटम्स के बीच का जो लेंथ है, इसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड लेंथ। व्हेन वी इंक्रीज, अगर हम देखो इस एटम को अगर हम पास लेकर के जाएं या फिर इससे दूर लेकर के जाएं, तब इनके बीच में फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। बट इस लोकेशन पे ना कोई भी फोर्स इन पे, एटम पे फोर्स नहीं लगेगा। आराबास में एनर्जी क्या होगा? मिनिमम होगा। एनर्जी क्या होगा? मिनिमम होगा। बट अगर मान लो आर की वैल्यू, इनके बीच का सेपरेशन कम हुआ, सेपरेशन कम होने पर एनर्जी बढ़ेगा, या फिर सेपरेशन ज्यादा होने पर भी एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है, बट इस लोकेशन पे जब इनके बीच का डिस्टेंस आर नोड होगा तो एनर्जी मिनिमम होगा। एनर्जी क्या होगा? मिनिमम होगा। तो इस लेंथ को हम लोग कहते हैं बॉन्ड लेंथ। क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स, है ना। बॉन्ड का मतलब ये है। बॉन्ड का मतलब ये नहीं कि दोनों को जोड़ दिया हमने, ठीक है, दोनों को जोड़ दिया। इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू एटम्स। टू एटम्स, यस, इंटरन्यूक्लियर एटम्स। यस, ठीक है। सो दिस इज सर व्हाट केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन, केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। अरे मुझे केमिस्ट्री नहीं आता भाई। मैं बस ऐसे नहीं ही बोल सर, रहा वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में साई होता है ना, साई हूँ। जो हाँ, हम वो लोग उसे वेव क्वांटम फंक्शन में कहते हैं, पढ़ते हैं। वो वेव फंक्शन कहलाता है। हाँ, उसमें भी तो ऐसे ग्राफ बनेगा ना सर, एस ऑर्बिटल में। वो जो ग्राफ आप देखते हो ना, ये स्फीयर जो बनता है, वो हाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देखिए वो है एक्चुअली किसका पार्ट? क्वांटम फिजिक्स का पार्ट है। क्वांटम फिजिक्स में मैंने बताया था, क्वांटम फिजिक्स क्या होता है कि वी स्टडी अबाउट द ऑब्जेक्ट लाइक इलेक्ट्रॉन्स, हाँ, प्रोटॉन्स, जिसका साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है, यस सर, जिसका यस सर। साइज बहुत छोटा होता है, उस वहां पे लगता है क्वांटम मैकेनिक्स। तो फाई वहां पे है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब ये होता है कि मान लो आपके पास एक ऐसा रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की मिलने की संभावना है। देखो हिंसबर्ग ये कहता था कि हम एग्जैक्ट लोकेशन किसी भी चीज का, किसी भी छोटे से पार्टिकल का, इलेक्ट्रॉन्स हो गया, प्रोटॉन्स हो गया, उसका हम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते हैं कि नहीं क्या बता लोकेशन है। सकते, यस। अगर हम लोकेशन बताएंगे तो मोमेंटम नहीं बता पाएंगे, है ना, हाँ, मोमेंटम चेंज है। ठीक है, ये किसी क्यों? एक को ही डिफाइन करेक्टली कर सकते हैं अपन। हाँ, तो मेनली हम एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, तो हम क्या बता सकते हैं? प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि हाँ, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स मिल सकता है, यहां पर यस, इलेक्ट्रॉन्स मिल सकता है, नोडल तो प्लेन हो। है ना, ऐसे करके मिल सकता है। तो जहां जहां इलेक्ट्रॉन्स मिल सकता है वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा? वहां पर जो उस फंक्शन, इसे फाई को कहते हैं हम लोग डेंसिटी फंक्शन, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की अगर ये ज्यादा है, इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। ये एक मैथमेटिकल टर्म है। अगर इसको सॉल्व, जैसे देखो मैंने अभी आपको समझाया पोटेंशियल एनर्जी में, देखो यदि आपको यदि आपको यदि देखो अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का ग्राफ पता है, तो आप यहां हाँ, से क्या इंटरफेयर कर रहे थे कि इस टाइप का सरफेस होगा तो स्टेबल होगा, इस टाइप का यस, सरफेस होगा तो अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होगा। हाँ, उसी तरह से एक ये फाई होता है, इसका सॉल्यूशन आता है, मैथमेटिकल सॉल्यूशन आता है। हाँ इसका हाँ, सॉल्यूशन जो होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है। अगर इसका ओके, सॉल्यूशन स्फेरिकल शेप का होगा, अभी तुम्हें समझ में इतना नहीं आएगा, जब क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे तो आएगा। फिलहाल समझो कि फाई रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, मतलब ये यस सर, बताता है कि इस रीजन में इलेक्ट्रॉन्स की मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हाँ है, बहुत हाँ, ज्यादा है।
मींस क्यों ऐसा हम निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम एग्जैक्ट लोकेशन इलेक्ट्रॉन्स का नहीं बता सकते। हाँ, बस यस, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे, प्रोबेबली। प्रोबेबिलिटी, हाँ, इन लोकेशन पे मिल सकता है, मींस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के मिलने के राइट, राइट। चांसेस ज्यादा है। तो एस ओके सर। ऑर्बिटल जो एस इस अगर तुम यहाँ पे एक स्ट्रॉन्जर इक्वेशन होता है डी स्क्वायर फाइव अपॉन में डी एक्स एक्स स्क्वायर, बहुत बड़ा सा इक्वेशन होता है होता ना, है, बड़ा सा, वो है बड़ी ना, होती है थोड़ी। प्लस में ई माइनस में यू अपॉन में फाइव, ऐसे करके इक्वेशन होता है, राइट। इक्वल टू जीरो होता है। हाँ, इसका यस, इसका जब सॉल्यूशन निकालोगे ना, इसका जब सॉल्यूशन निकालोगे तो सॉल्यूशन आपको स्फेरिकल मिलता है, इस टाइप का सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है, या ये डबल शेप, हाँ या हाँ डबल हाँ, शेप। ऐसे करके फिर ऐसे करके ये सॉल्यूशन हाँ, है, ऐसे ये हाँ, सॉल्यूशन है, तो ये सॉल्यूशन है। तो ये सिर्फ बता रहा है कि इन इन जगह पे इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की संभावना ज्यादा है, ठीक है। ज्यादा होती है। ओके, हाँ, ओके। तो अब यस बॉन्ड सर। भी, अब तो जैसे ओवरलैपिंग करवाते हैं ना, जैसे हम कहते हैं कि हाँ, हाँ, ऐसे करके ओवरलैप होगा, पी ऑर्बिटल है ना, हाँ, ऐसे हाँ, करके। तो मतलब ओवरलैप क्या है कि ओवरलैपिंग का मतलब इस लोकेशन पे इलेक्ट्रॉन्स मिलने के चांसेस ज्यादा है, ज्यादा है, जहां पे एग्जैक्टली। इलेक्ट्रॉन्स मिलने के चांसेस ज्यादा, वहीं पे शेयरिंग के चांसेस ज्यादा होंगे ना, ठीक है। हाँ। चलो चलो कोई नहीं, छोड़ो, तुम ना इतना समझो अभी इसमें कभी। थैंक यू सर। हाँ, जो मतलब अगर मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो वहां पे समझाऊंगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर मैं मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाता हूँ ना, तब वो भी हाँ, 11 12th में इतना नहीं पढ़ाया जा सकता है। अगर तुमको मॉडर्न फिजिक्स बहुत अच्छे से समझना है, एटम मतलब सबसे ज्यादा क्या है ना, अगर इलेक्ट्रॉन्स को समझना है, प्रोटॉन्स को समझना है, एटम को हाँ, हाँ, समझना है, बॉन्ड कैसे बनते हैं, ठीक है। हाँ। इफ यू नो यस द सर। केमिस्ट्री, अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है तो यू हैव टू नो द केमिस्ट्री ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स। If you know, you are able to understand the chemistry of atoms and molecule, then easily you can understand। बाकी तो reactions वगैरह होता है कि क्यों कैसे हुआ, ये ऐसे बन जाएगा, वो ऐसे बन जाएगा। अगर आपको ये जानना है कि ऐसा क्यों हो रहा है तो you have to know about the electrons, atoms, molecules। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्वांटम फिजिक्स आना चाहिए। तो क्वांटम फिजिक्स, पर ये अभी ये आपका जो है लेवल, अब देखो रिसर्च तो हम कर नहीं रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। So यस। if you are interested in research, if you are interested in research, then what you have to do? You have to do MSc, BSc, or Master, MTech, PhD. Okay, हाँ। then धीरे धीरे आएगा। अभी इतना ही औकात है हम लोगों का समझने का, ठीक है। अपना पोटेंशियल इतना ही है अभी। अभी अभी पोटेंशियल इतना ही है हमारा, ठीक है। आएगा, एक टाइम आएगा जो हम उस पोटेंशियल तक भी पहुंचेंगे, ठीक है। तो अब वो बनेगा कब, जब यस आप सर, ना ये छोटे यस। छोटे बातों को ध्यान रखोगे, मतलब ये जो पढ़ा रहा हूं मैं, इस अगर इन छोटे छोटे हाँ। चीजों को ध्यान से देखोगे, तभी आगे में भी ये छोटा छोटा बड़ा होता जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, यस सर। एंड वन थिंग इज रिमेनिंग, पावर और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सो दिस चैप्टर विल बी कंप्लीट टुमारो, this chapter will complete tomorrow, yes, and we will see some numerical सर also। अपन थोड़ा नारायण का प्रॉब्लम्स थे सर, नहीं आ रहा था, आपको बोलूं? हाँ, बोलना मुझको ना, आज देखो, आज ना मेरा ना एग्जाम चल रहा है सर कल। नहीं सर, ग्रुप में ही पोस्ट कर दो, सबसे बढ़िया है। हाँ, आप जो भी मैंने बता रखा आप लोग पोस्ट करते रहो, मुझे टाइम मिलेगा मैं क्या करता हूँ, एक्स्ट्रा क्लास लगा करके वो प्रॉब्लम डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। राइट, राइट। अभी ना मेरा खुद का अभी थोड़ा सा ना ये चल रहा है, तो कल है एक पेपर और बस उसके बाद फिर 2 दिन छुट्टी रहेगी, पर एक मंडे बस, कल कल है मेन टेंशन का, फिर उसके बाद ओके सर, ओके सर। ठीक है। सो दिस इज ओवर। ओके, इसमें कोई दिक्कत है जो मैंने अभी पढ़ाया है, इसमें कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर मेरे को तो। yes. कोई आप लोगों को